के लिए। पर हाँ, अभी काम ये सोचिए कि 80% वर्क इज़ डन और 20% इज़ लेफ्ट। 20% लेफ्ट की यूँ है क्योंकि देखिए जब जैसा कि हम देख पा रहे थे कि सीट्स सीट्स हमारे पास कितनी है, उसके मुकाबले सिलेक्शन बहुत कम हुए हैं। क्योंकि हमेशा 3 से 4 गुना बच्चों को दिया जाता है, कोई भी जितने पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 3 से 4 गुना जितनी सीट्स होती हैं, उससे 3 से 4 गुना बच्चों को दिया जाता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यू में मोटा-मोटा 4 बच्चों में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होता है या 3 बच्चे में, या हम माने 3 या 4 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होता है। पर यहाँ पे वो भी बहुत कम हो गया है क्योंकि सिलेक्शन ही कुछ हुआ 427। तो यानी ये बात समझिए कि आप मतलब क्या कहें कि खुशकिस्मत कहें या कहें उतने लकी रहे कि आपने दोनों जीके और आपकी डेंटल दोनों की बाधा पार करी थी। कुछ लोगों का बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने देखिए मेहनत सभी ने करी, पर प्लान्ड मेहनत या प्लान्ड जिनको क्या 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 कहें कि रिजल्ट मिला, वो बहुत कम लोगों को मिला क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि हम 280 डेंटल में है सर, बट जीके ऐसा लग रहा है कि ये 60 से कम जा रहा है या 58 है, 59 है। तो जितने भी ऐसे लोग जिनसे मेरी बात हुई थी, तो वो काफ़ी लोग वो लोग रह गए। और हाँ, जिनको पता था कि अगर मैं डेंटल में 250 भी मारूँ, 230 ही मारूँ और अपना जीके कवर कर लूँ, तो उन लोगों को निश्चित ही सफलता मिली है। खैर वो तो रिज़ल्ट की बात थी। अगर हम थोड़ी-सी बात करें कि अ, बार-बार मैं शुरू से बोलता रहा कि जीके एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जीके को आपको दरकिनार नहीं करना चाहिए और जीके भी उतनी पढ़नी है कि जितनी आपको ऐसा ना हो कभी भी चीज़ों से सो अपने आप को फ्रस्ट्रेट ना करें। जैसे कि हम अगर मैं ये बात आज इसलिए कर रहा हूँ इंटरव्यू में भी क्योंकि अभी भी आपको जो अप्रोच आपने रिटन एग्ज़ाम पे रखी थी, वही अप्रोच पे आपको अभी भी रहना है। कि आपको अपने आप को जानकारी से इतना फ्लड नहीं कर लेना है कि आपको बेसिक से आप भूल जाएँ। तो मैं बार-बार बोलूँगा कि उतना करिए जितना आपको ज़रूरी है। तो ये बात करने का इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ कि मैं हमेशा कहता रहा कि जीके के अंदर आपको जितना मटेरियल हम दे रहे हैं, उतना पढ़ना काफ़ी है। ठीक है? पर तब भी आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर हाँ, पर हमेशा बेसिक्स को कभी मत करिए। बेसिक्स को कभी मत छोड़िए, मतलब बेसिक्स आपने हमेशा कवर करने हैं। जब हमने एग्ज़ाम पेपर आया तो उसके बाद हम मतलब वी वर द फर्स्ट, इसमें कोई मैं ये शेख ही बघाड़ने वाली बात नहीं कि सबसे पहले हमने रिज़ल्ट जो उसके आंसर्स थे वो शेयर करे थे, उसमें 1-2 क्वेश्चंस का कुछ गड़बड़ भी थी। पर हाँ, वो किसी से भी हो सकता है, पर बाद में हम लोग उसको रेक्टिफ़ाई करके आपके सारे सॉल्यूशंस डाल दिए थे। पर मोटी-मोटी बात ये है कि जो 50 क्वेश्चन हमने जीके के देखे, उसमें से आप जितने अपने टेस्ट सीरीज़ जो 15 पेपर निकाल लीजिए जीके के, उसके अंदर से उन टॉपिक से या कहें डायरेक्टली 24 से 25 क्वेश्चन अगर मैं कहूँ, उन टॉपिक से या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो अगर 50% भी यहाँ हमारी बात सुन लेते, बात मान लेते, तो काफ़ी लोगों के सिलेक्शंस और बेहतर हो सकते थे। पर ठीक है, जो हो गया वो एक अलग बात है। अब जो करना है, तो इस इंटरव्यू सेशन की, इस वेबिनार सेशन की मैंने स्टार्ट इसलिए इस चीज़ से की, क्योंकि जितनी आपको जानकारी दी जाए, उतनी को ही आपने अभी भी उसी राह पे चलना है। अब मोटी-मोटी बात आती है 427 सिलेक्शन हुए हैं। देखिए, जिसका के मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि कैटेगरी वाले जो को लोगों के चांसेस, हमें नहीं पता है कितने लोग किस कैटेगरी में भी सिलेक्ट हुए हैं, कितने जनरल में सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 4 नंबर्स दिए हैं। या तो हम वो पूल करें और हमें 427 मिल जाए कि उसमें कितने लोग हुए हैं। और मोटी-मोटी बात है कि हमें वो पता है कि हेलो, 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 कि 427 सिलेक्शंस हैं और उन 427 सिलेक्शंस में से हमें अब अपनी जो इंटरव्यू की बाधाएँ पार करनी है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है यूआर के लिए। यूआर के लिए देखिए वहाँ पे थोड़ा-सा आपका जो क्या कहें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा। मैं ये नहीं चाह रहा कि बिल्कुल ही उसमें टेंशन में आ जाए, तो थोड़ा-सा आपको उस चीज़ में ध्यान रखना है। पर हाँ, कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए थोड़े-से चांसेस बेटर है और मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी सारी कैटेगरी की सीट्स खाली जाएँगी। काफ़ी सारी कैटेगरीज़ की सीट्स खाली भी जाने वाली हैं। हमें नहीं पता कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है किस कैटेगरी में, पर हाँ, कैटेगरी की सीट्स काफ़ी खाली जाएँगी। पर हाँ, और ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि कैटेगरी की सीट्स यूआर में वो कन्वर्ट कर देंगे।
ठीक है? तो ये 2-3 चीज़ें जो मोटी-मोटी बातें उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप 13% और 87% का भी आपको एक कन्फ्यूज़न है वो भी दूर करेंगे। पर मोटी-मोटी ये बात है कि अभी भी काम जॉब इज़ 80% डन, 100% अभी होनी बाकी है। तो सबसे पहले टाइमलाइन पे आते हैं। टाइमलाइन के हिसाब से आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं। ठीक है? डॉक्टर रजत वो पीडीएफ आप जो उनकी रिज़ल्ट आई है उसको शेयर कर दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए ताकि हम एक-एक पॉइंट उस पे बात करें। हाँ, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर दीजिए। तो वो मोटी बात है कि थोड़ा-सा और अभी काफ़ी ईज़ी हो रहा है। तो इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया ताकि आप लोगों के लिए पढ़ने में आसान रहे क्योंकि सभी को पता है कि यूपी हो, एमपी हो सब हिंदी भाषी चीज़ें प्रकाशित की जाती हैं। तो आपकी चीज़ों को आसान करने के लिए, समझने के लिए हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। ये हम आपके ग्रुप पे भी डाल देंगे। ठीक है? हम सबसे पहले बात करें तो ये आपने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिज़ल्ट घोषित कर दिया। अब सब चीज़ें वहाँ डालिए कि भई ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम हुआ, हमने इतनी तारीख को नोटिफ़िकेशन दी थी और इतनी तारीख को इसका रिज़ल्ट आया और इतनी तारीख को इसका एग्ज़ाम हुआ था। इतने सेंटर्स पे एग्ज़ाम हुआ, ठीक है? तो उसके बाद मोटी-मोटी बात आ गई कि उसका टोटल नंबर ऑफ सीट्स, सीट्स की उन्होंने बात करनी कि देखिए टोटल सीट्स है, उसके अंदर 99 यूआर की यानी अनरिज़र्व्ड की, एससी की 58 ये सब चीज़ें हैं, ये सब आपको बहुत बेहतर पहले से पता है इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और फीमेल्स के लिए एक उस बेबी फीमेल्स के लिए एक अलग रिजर्वेशन है, लीव टाइप पर फ्रॉम द और ये आपको पता है। और उसके अभी भी हाँ, बोल रहा है एकदम वो स्क्रीन शेयर हो रही है वॉइस आ रही है किसी और को भी वॉइस में प्रॉब्लम है? डॉक्टर रजत इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विद द वॉइस? ओके, वॉइस में प्रॉब्लम है। चलिए फिर बेहतर करते हैं। दोबारा से चालू कर दें, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से चालू कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इज़ इट बेटर नाउ? डॉक्टर रजत इज़ इट बेटर? ओके, 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 ओके। ठीक है, तो हम दोबारा से चालू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो बात करी, हमने सबसे पहले तो भई आप सभी को बधाई, जिन लोगों ने सिलेक्शन पा लिया है, तो उनको बहुत-बहुत बधाई और वही लोग हैं जिसमें कि जिनका सिलेक्शन जिनका अपना रिटर्न निकल गया है और अब वो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो अब वही लोग उन लोगों ने जॉइन करा है। तो बार-बार मैं यही कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे थे कि आप लोग क्यों सफल हुए? आप लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि आपने प्लान्ड वे में अपनी मेहनत को करा। हमारे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर मेरा मैं शुरू से इस बात पर जोर देता रहा कि अपनी स्ट्रैटेजी को ऐसे डेवलप करिएगा कि आप जीके और डेंटल दोनों में कामयाबी पाएँ। ऐसा नहीं कि डेंटल आप बहुत अच्छा कर लें और जीके में अगर आप अपना 40% का मार्क क्लियर नहीं कर पाएँगे तो आपको सिलेक्शन नहीं हुआ, वही हुआ। ऐसे लोग थे जिनके 280 नंबर, 290 नंबर वाले जिनका जीके में वो क्लियर नहीं कर पाए बाउंड्री और वहाँ वो रह गए। तो इसी अप्रोच को आपने आगे भी ध्यान देना है, ठीक है? मैंने जैसे बोला कि कुछ हमारी जैसे टीम काफ़ी सारे पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम करा चुकी है उसकी तैयारी करा चुकी है और उसमें हमारा रिसर्च यही बोलता है कि ये चीज़ें होंगी। तो बहुत बार वो चीज़ें समझाई गई आपको हमने पहले कि भई टेस्ट सीरीज़ का कोई पेपर मत छोड़िएगा। क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर-नीचे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशंस पे थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो, उस पे बहुत विवाद हुआ, वो सब चीज़ें पुरानी बातें हैं। पर हाँ, ठीक है, वो क्वेश्चंस को आपने ज़रूर देख लेना है। और उसी क्रम में मैंने कहा कि जीके में मैं बार-बार बोलता रहा कि जीके में ज़्यादा ओवरलोड मत करिएगा और जीके के 25 क्वेश्चन जो कि जब हमने पूरा जब पेपर देखा तो 50% आवर पेपर क बार-बार एक एक आपको एक बार याद होगा पीडीएफ डाली थी जिसमें कि एमपी के अंदर पीएम गए थे और वहाँ पे इको पार्क और इन सब का उद्घाटन करा था वो डायरेक्ट क्वेश्चन वो आपको मिला। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन्स आपको मिले, वो पीडीएफ भी पूरी शेयर करी थी। तो जितनी अगर आपको हम जो एक्सपीरियंस्ड लोग जो आपको बोलते हैं कि भाई इतना आपने पढ़ना है, तो उतना ही पढ़िएगा। यही अप्रोच हमारी इंटरव्यू में भी रहेगी। हमें अपने आप को ओवरफीड नहीं करना है। मैं आपको कहूँ कि मैं सारी किताबें शुरू से पढ़ूँगा, सारा कोर्स शुरू से पढ़ूँगा, जो कि ज़रूरत नहीं है।
ठीक है? इंटरव्यू के अप्रोच पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम अपनी जो सबसे पहली चीज़ है डॉक्यूमेंट सबमिशन में हमें क्या-क्या सबमिट करना है उस पे ध्यान देते हैं। जैसा कि मध एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजल्ट निकाला तो उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई इतनी-इतनी तारीख को पेपर हुआ, इतनी तारीख को एग्ज़ाम हुआ, इतने सेंटर्स पे एग्ज़ाम हुआ, इतने बजे से इतने बजे एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद सीट मैट्रिक्स ये था जिसमें 385 लोगों की सीट है और उसमें 385 सीट्स पे हमने 427 सिलेक्शन करे हैं। ठीक है? अब हमें नहीं पता है 427 सिलेक्शन में कितने यूआर हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो कि कैटेगरी की सीट्स में सब लोग आ गए हों और हो भी सकता है कैटेगरी की सीट्स खाली जाएँ, यूआर ज़्यादा हों। ये एक सब अंदेशा है, ठीक है? अगर हमें पता चल जाए कि पूरे पोल के लोग कितने कौन से किस में हैं और मोटी-मोटी बात जो हमारा असम्पशन ये कहता है कि यूआर के ज़्यादा लोग सिलेक्टेड हैं, तो उसमें थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो अपनी सीट्स के लिए ही लड़ेंगे, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा तो इसलिए बिल्कुल अभी ढीला नहीं छोड़ना है और आपने इस चीज़ को कवर करना है, ठीक है? और कैटेगरी की जिनकी जो कैटेगरी में आते हैं, जो कि मध्य प्रदेश डोमिसाइल है कैटेगरी, उनके चांसेस थोड़े-से बेटर हैं सिलेक्शन के क्योंकि वहाँ पे थोड़ी फाइट कम होगी, ठीक है? ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात इन्होंने बहुत सारी चीज़ डाली है जो ये 87% हो रहा है, 14% ओबीसी पोस्ट, इस ये बात का ध्यान रखिए, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये ओबीसी के लिए है, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए। तो इस वजह से उन्होंने वो डाला हुआ है, ठीक है? जो क्रीमी लेयर होते हैं आपको पता है कि उनको आरक्षण का फ़ायदा ओबीसी का नहीं मिलता है। तो उस चीज़ में इससे जनरल की सीटों को कोई घाटा और वो नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो ऊपर है उसी के हिसाब से चलिए। तो इसमें ज़्यादा अपने आप में दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है और उन्होंने एक साफ बात कही है कि जिस कैटेगरी में आपने भरा था, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम में जो कैटेगरी डाली थी, आप उसी की सीट के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है? कोई इंटरचेंज नहीं होगा किसी की सीट्स किसी में, ये बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है, तो इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है? इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आप इन चीज़ों में बिल्कुल अपने दिमाग की इतने परसेंट सीट कुछ नहीं, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं हम आगे। स्क्रीन को नीचे दे जाइए। ठीक है, ये मैं बोलूँ कि हाँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये भी बात कर ली हमने, नीचे रहिए। ये आपका जो 427 लोग सिलेक्ट हुए हैं, वो नंबर्स उनके दिए हुए हैं, और उन्होंने यहाँ शेयर करिए। हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात करेंगे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, ठीक है? पहले से डॉक्यूमेंट इसे बड़ा करिए। ठीक है, सबसे पहले क्या आते हैं फोटोकॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड फॉर द अबव एग्जामिनेशन। जो आपने एप्लीकेशन भरी थी इस एग्जाम के लिए, एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन डेंटल ऑफिसर के एग्जाम के लिए, वो एप्लीकेशन फॉर्म का आप सभी के पास पीडीएफ पड़ा है, उसकी आपको एक कॉपी चाहिए। देखिए इन्होंने यहाँ पर राइट में लिखा है फ्रॉम पेजेस। जब आप जो भी कमीशन में जब आप इनको इन डॉक्यूमेंट्स को जमा कराने जाएंगे तो इसमें हर डॉक्यूमेंट पे पेज नंबर पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे कि पेज नंबर 1 पे ये है, तो इसी में लिखा है फ्रॉम पेज नंबर दिस टू दिस, तो आप उसका पेज नंबर। हाँ, डॉक्टर साहब अभी मैं इसे क्लियर करता हूँ, मैं इसे क्लियर करूँगा, पहले मैं इस पे आया ना, मैं सारी बातें क्लियर करूँगा। जितना हमें समझ आया, जितना डिकोड हमने करा वो सारी बातें हम आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि आपके पास ओरिजिनल जो आपकी कॉपी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उसको आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? वो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे, डॉक्टर स्क्रीन को थोड़ा-सा लेफ्ट करेंगे। आपके पास आपका एडमिट कार्ड, ठीक है? एडमिट कार्ड जो आपने एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपके पास आपने उसमें लगानी है। फ़ोटोकॉपी तो पेज नंबर 2 हो जाएगा वो आपका। यानी अगर आपकी एप्लीकेशन में 3-4 पन्ने हैं तो उसको 1, 2, 3 कर दीजिएगा और फ़ोटोकॉपी अगर फिर जो उसका आपका एडमिट कार्ड है जितने पेज होंगे तो उसकी आप जो भी 4-5 जितने भी 2 पेज थे मोस्टली, तो आप नंबरिंग कर देंगे। तीसरी चीज़ में आते हैं आपकी अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट की कॉपी, जो आपकी अटेंडेंस शीट थी उसकी एक ओरिजिनल कॉपी आप इसमें लगा देंगे और चौथे पे आ जाएगा वो पर्सनल डिटेल शीट, पर्सन जो डैफ है डिटेल डॉक्यूमेंट से लिफ्ट करेंगे। हाँ, पर्सनल डिटेल शीट है जिसमें कि एक ओरिजिनल, जो इसमें 5 फोटोकॉपी मांगी गई हो तो फोटोकॉपी पे कोई नंबरिंग नहीं करनी है, वो आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, बस आप नंबरिंग करेंगे खाली ओरिजिनल वाली शीट पे। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है अटेस्टेशन फॉर्म, उसमें सारी चीज़ें होती है कि भाई मेरा ये नाम है, जैसे कि एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने फॉर्म दे रखा है, ठीक है? वो आपको मिल जाएगा, तो ये सारे फॉर्म्स आपको हम डाल देंगे। नंबरिंग डॉक्टर साहब ऐसे करनी है कि मान लीजिए कि आपने आपने जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है, मान लीजिए वो 3 पेज का है, तो पेज नंबर 1, 2, 3, तो जितने पेज हैं फ्रॉम पेजेस नंबर टू 1, 2, 3 हो गए आपके
आपके एप्लीकेशन फॉर्म के। उसके बाद आप मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड 2 पेज का है, तो पेज नंबर 4 और 5 हो गया एडमिट कार्ड का, तो पेज नंबर 4 टू 5 हो गया आपका एडमिट कार्ड। राइट, राइट, राइट। सीरियल नंबर उस पे भी लिखना है और फिर एंड में उसको ये जो लिखा है फ्रॉम पेज नंबर दिस टू दिस वो लिख देना। अटेंडेंस शीट ये हम ये राइट, राइट, अटेंडेंस शीट सर ओरिजिनल डॉक भेजना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने अभी नहीं भेजने, मेरी बात सुनिए, ये जो आपके एडमिट कार्ड है वो तो प्रिंट निकाल देंगे ना, तो प्रिंट ही ओरिजिनल है, उसमें ओरिजिनल कुछ नहीं है, ओरिजिनल आपने कुछ नहीं भेजना है। ये बात कहीं कहीं आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लगा के भेज दें, नहीं, यहाँ आपको खाली आपकी फोटो स्टेट्स देनी है, ठीक है, और या प्रिंट देने हैं। सर आई आई थिंक ये बेटर रहेगा कि हम सारे डाउट्स ना एक बार ही एंड में क्लियर कर लेंगे। पहले जो डाउट्स को ना हम सारे डाउट्स का एंड में ले लेंगे। आप सभी लोग पहले फॉर्म को समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जाने, क्योंकि फिर छूट जाएंगे। ठीक है, तो डेलीट कैप्सूल और बाकी सभी लोग थोड़ा सा सब्र करिए एंड प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। वी विल टेक योर डाउट्स इन द लेटर। आप सब चैट बॉक्स में डाल दीजिए। वी विल रीड देम डाउट्स लेटर को, हम पढ़ लेंगे उन्हें। ठीक है, राइट, सब राइट। प्लीज़ कंटिन्यू करिए आप ना। हाँ, अटेंडेंस शीट देखिए आपके पास कोई ऐसी अटेंडेंस शीट ये हम पता कर लेंगे। अटेंडेंस शीट या तो आपकी जो आपने पेपर दे के आए हैं, ठीक है, उसी की क्या कॉपी चाहिए। अटेंडेंस शीट मोस्ट प्रोबेबली वही होती है, उसमें इन्विजिलेटर के साइन होते हैं, ठीक है, जो आपका आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर होगा तो फ्रंट पेपर है उसमें इन्विजिलेटर के साइन होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली दैट इज अटेंडेंस शीट। बाकी मैं इस पे क्लियर कर दूंगा अटेंडेंस शीट क्या है। ठीक है, पर्सनल डिटेल शीट है आपकी, जिसमें जो पर्सनल डिटेल्स जिसमें सारी पड़ी हैं, उसमें आपका नाम होगा, फादर्स नेम और जितनी भी चीज़ें हैं आपकी क्वालिफिकेशन, उसकी एक ओरिजिनल जाएगी और 5 डिटेल, ये सारी हम आपको पीडीएफ की फॉर्म में शेयर कर देंगे, क्या-क्या आपने करना है, ठीक है? हाँ, राइट, राइट, ये सारी आपकी एमपीपीएससी की साइट पे सारी मिल जाएँगी आपको। जैसे कि इसके बाद हमें आएँगे अटेस्टेशन फॉर्म पे, वो भी आपको एमपीपीएससी की साइट पे मिल जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म पे क्या है, जिसमें भी सारी आपकी डिटेल्स होंगी और वो सारी चीज़ें आपको वो पूरा फॉर्म है। फॉर्म अगर मैं डॉक्टर रजत मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था, वो शेयर कर देंगे? गिव मी मिनट सर, मैं अभी उसको शेयर कर देता हूँ। आप तक बाकी कंटिन्यू कर लीजिए सर। हाँ, ये हमने एमपीपीएससी की साइट से निकाला था अटेस्टेशन फॉर्म, ये सब आपको एमपीपीएससी की साइट पे मिल जाएँगे, राइट। सर मैंने ना वो जो आपने स्क्रीनशॉट दिया था, मैंने वो ग्रुप पे ही शेयर कर दिया ताकि सभी स्टूडेंट को वहीं पर ही मिल जाएगा। तो वो हमने ग्रुप पे डाल दिया, हम ये सब चीज़ें आपको ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है? अगली बार अगली चीज़ है डिक्लेरेशन फॉर्म कि आपको किसी एग्ज़ाम से कभी निकाला नहीं गया या आप कहीं कोई चीटिंग करते नहीं पकड़े पाए गए, वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट, इनकी सबकी फ़ोटोकॉपी दे देनी है। हाई स्कूल इज़ 10th क्लास की मार्कशीट, उनकी सबकी आपको फ़ोटोकॉपी देनी है। हायर सेकेंडरी हो गई आपकी 12th की आपने एक मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी देनी है। देन मार्कशीट एंड डिग्री ऑफ ऑल द इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, जो आपने बीडीएस देखिए आपके इसमें पात्रता माँगी गई थी, एलिजिबिलिटी माँगी गई थी, क्वालिफ़िकेशन बेसिक क्वालिफ़िकेशन माँगी गई थी, वो बीडीएस माँगी गई थी। तो बीडीएस की सारी आपकी मार्कशीट्स और आपकी जो ईयर वाइज़ तो उसके बाद आपकी सारी ग्रेजुएशन जो बीडीएस की आपकी डिग्री है, उसकी आपकी जितने भी आपकी मार्कशीट्स है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, उन सब की फ़ोटो स्टेट्स आपको लगानी है और आपको अपनी जो डिग्री है, उसकी आपको कॉपी लगानी है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, जो कि आपने करवाया था मध्य प्रदेश स्टेट डेंटल काउंसिल का, उसका ये इसमें लिखा हुआ है कि वो जो भी आपका स्टेट डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, वो 25 अप्रैल 2025 से पहले का होना चाहिए, ठीक है? उसकी भी आपको फ़ोटोकॉपी ही देनी है। ठीक है, इसके बाद आती है इन केस ऑफ बीइंग अ नेटिव ऑफ मध्य प्रदेश सर्टिफिकेट ऑफ लाइफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब देखिए इस पे जो मैंने सर्च करा, ये आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, उसके अंदर आपको आपका एक ये रोजगार जिसे कहते हैं रोजगार पंजीयन कहते हैं, उसमें आपका एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपका हो जाता है। इसमें समग्र आईडी है, समग्र आईडी यानी एक आपकी फैमिली आईडी होती है, उसके द्वारा आप इसको ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप अपनी एडिशन करा सकते हो। मोस्टली लोगों ने उस टाइम भी ये उनके लिए जो कि मध्य प्रदेश के नेटिव है, जो वहाँ के डोमिसाइल को मतलब क्लेम करेंगे, ये कैटेगरीज को क्लेम करेगी, कैटेगरीज वहाँ के डोमिसाइल को ही वहाँ के क्लेम कर सकते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए वहाँ के रोजगार। ये और मुझे लगता है बहुत लोगों ने करा लिया था एग्जाम से पहले ही, क्योंकि तब भी ये बात होती थी कि भाई ये हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमें रजिस्ट्रेशन कराना है, तो काफी लोगों के पास ये है।
तो ये बात देख लीजिएगा, समग्र आईडी इसी एक है, समग्र आईडी आप डालेंगे, जो कि समग्र आईडी एक जैसे कि हर परिवार की एक आईडी होती है, उसके एक प्रॉपर मेंबर को एक आईडी हो जाती मिलती है, तो वो उस आईडी से ही आपका फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है? आप रोज़गार पंजीयन पे जाएँगे, वहाँ पे आपको ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो खाली नेटिव हो ब मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है? अगर आप बाहर से हैं और सिलेक्ट हुए हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपके पास जो डोमिसाइल है, कॉपी ऑफ द ओरिजिनल रेज़िडेंट लोकल रेज़िडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है? उसमें केस नंबर, राउंड सील, आउटवर्ड नंबर ये सब ब बात ध्यान रखिएगा कि और किस डेट पे डाउनलोड हुआ है। तो उसमें आप देखेंगे नीचे एक सील होती है कि जिस बंदे ने जारी करा है, तो वो सब चीज़ें उसमें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, उसका नंबर मेंशन होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर ये सब चीज़ें उस फॉर्म पे होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको भेजें, तो क्लियरली वो चीज़ें मेंशन उसमें दिखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा ना भेजें जो हेज़ी हो, फिर आपके लिए बाद में प्रॉब्लम बने। ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कलर प्रिंट करा लें, लाइफ़ की जॉब की बात है, लाइफ़ जॉब की बात है, तो इसमें कोई लापरवाही मत करें। तो जितने भी आप सर्टिफ़िकेट्स दें, उसमें ये बात का विशेष ध्यान रखें, नंबर प्रॉपर्ली दिख रहा हो, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो जहाँ हेज़ीनेस हो और नंबर कहीं मिस हो रहा हो, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं डॉक्यूमेंट से जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे, तो आपके परमानेंट से इन्हीं से मिलान होगा। और जब आप इंटरव्यू के दिन जाते हैं तो आप ओरिजिनल लेके आते हैं और यही कॉपी निकाल के उसको अटेस्ट कराया जाता है कि भाई हाँ, ये डॉक्यूमेंट सारे ठीक है। फिर उसको राउंड 2 में भेजा जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। हाँ, तो हम बात है ओरिजिनल लोकल रेज़िडेंट सर्टिफिकेट पे, जिसमें केस नंबर, राउंड फिल, आउटवर्ड नंबर, डेट मस्ट बी मेंशन्ड इन दी सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन और बिफोर 25 अप्रैल, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपने डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले आपका ये सर्टिफिकेट ये जारी होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी, अगर आप मध्य प्रदेश में आपने कोई कैटेगरी का लाभ लिया है, तो वहीं मध्य प्रदेश से ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि 25 अप्रैल से पहले मतलब पहले हो वो जारी होना चाहिए, ठीक है? जो वहीं के और अपडेटेड हो। ये सब चीज़ें आपको पता है और यही सब चीज़ आपने एग्ज़ाम से पहले ही कर ली थी। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वो पुराना ही चलेगा जो आपने पहले बनवाया था। इसके बाद आ जाते हैं, हाँ, उसके बाद आ रहा है इन केस ऑफ बीइंग अ नेटिव मध्य प्रदेश डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी सबमिट कैंडिडेट्स ऑफ ओबीसी। तो ओबीसी के लिए हम जो बात कर रहे थे कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, तो ये भी एक सर्टिफिकेट था। अभी आप ओबीसी का फ़ायदा तभी ले सकते हैं जब आप क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में हैं, तभी आपको ये फ़ायदा मिलता है। उसकी अपनी-अपनी कंडीशंस होती हैं कि 8 लाख से कम सैलरी हो, ज़मीन हो, वो सब आपको पता है, उसमें मैं नहीं रहूँगा। पर हाँ, आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये भी 25 अप्रैल से पहले इन केस ऑफ डिसेबिलिटी कॉपी ऑफ परमानेंट, यानी कोई जो लोग डिसेबिलिटी के अंदर अपना क्लेम कर रहे हैं, तो उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 25 अप्रैल से पहले का होना चाहिए, ठीक है? अपडेटेड वही है, नया कोई नहीं बनवाना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस, अभी जैसा हमने बोला था गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लाभ मिलेगा और उनके लिए प्रॉपर सीट्स भी हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो इसमें देखा गया है कि बहुत कम ही लोग हैं, मतलब मेरे ख्याल से शायद ना ही हो। ठीक है, तो उनको अपना गवर्नमेंट सर्विस का वो अपना एक सर्टिफ़िकेट देना है, जो कि बताया था कि उस ऑफ़िस जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो उसके हेड से आप साइन करा के देंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड इनमें से कोई भी आप जो एक कॉपी आप ये चीज़ डालेंगे, ठीक है? सारे भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, एक कोई भी एक आईडी जो आपका जिसमें आधार हो, वोटर आईडी हो, पैन कार्ड हो या फिर बैंक पासबुक की कॉपी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, या फिर डीएल हो, इनकी आप फ़ोटोकॉपी आप लगाएँगे, ठीक है? अपना एक नीचे ले आइए। हाँ, अगली बात है इन केस ऑफ कोर्ट केस फोटोकॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कोर्ट केस, ठीक है? ये मेरे ख्याल से कोई इतना किसी का नहीं होगा कोर्ट केस, तो ये सब चीज़ें नहीं हैं, ठीक है? कैंडिडेट्स विल इंश्योर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये 37% ठीक है। ये भी ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अगर इसमें लिखा है एनी अदर डॉक्यूमेंट व्हिच द कैंडिडेट विशेस टू प्रोड्यूस, अगर आप कहीं पे जैसे अब यहाँ पे आते काफ़ी लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि सर बीडीएस बेसिक एलिजिबिलिटी है कि मैं एमडीएस हूँ और एमडीएस 22 नंबर
ये एक एफिडेविट फॉर्म है, ये एफिडेविट फॉर्म है, उसी में निकल जाए जो हम बता रहे थे कि 87 वो अभी कोर्ट के ऑर्डर पे कुछ भी चेंज हो सकता है, तो वो पहले से एक एफिडेविट पे साइन करा लेते हैं कि 87% और 13% जो क्रीमी लेयर वाला है, उसमें पहले से साइन करा लेते हैं, फिर बाद में ताकि आप कोर्ट केस ना करें। तो एफिडेविट है उसमें कुछ नहीं है, वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, 23 नंबर पे आता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना चाहें। देखिए डॉक्यूमेंट्स में हमेशा आपकी जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है, डॉक्टर प्रियंका अभी भी क्लियर नहीं है, वॉइस अब तो क्लियर होनी चाहिए। डॉक्टर प्रियंका आप रिजॉइन कर लीजिए, वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। कुछ हाँ, डॉक्टर प्रांजल मैं अभी आपकी जो भी क्वेरी है वो लूँगा। ठीक है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अगर आप एमडीएस हैं, तो एमडीएस की अपनी डिग्री लगाइए। अगर आप कहीं पे एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं, आपने कहीं काम करा है, कहीं पे भी कोई एक्सपीरियंस है, डॉक्टर अजित ऐसा करिएगा जो आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको सेशन को डाल भी दीजिएगा, ठीक है? यस सर, ये रिकॉर्डेड सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे वगैरह देंगे, सभी को दे देंगे इसके रिकॉर्डिंग्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप एक्स्ट्रा देखिए हमेशा जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे, तो इंटरव्यूअर पूछता है कि ठीक है आपने बीडीएस करी, एमडीएस करी है, एमडीएस कहाँ से करी है? और उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, जैसे आपने किसी इंस्टीट्यूशन में काम करा, वो डालिए। आपकी पब्लिकेशन है, तो पब्लिकेशन डालिए क्योंकि पब्लिकेशन में आपके जो इंटरव्यूअर पैनल में एक डेंटिस्ट भी होंगे, तो वो सारी पब्लिकेशन डालिए। आपको यहाँ शो ऑफ ही करना है। जितना शो ऑफ कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत एक गर्व की बात होती है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को एक ऐसा डेंटिस्ट दें, प्राइवेट क्लिनिक का नहीं, मत डालिएगा, मत डालिए, प्राइवेट क्लिनिक का मत डालिएगा। प्राइवेट क्लिनिक का मत अगर कोई पूछे देखिए क्या कर रहे थे, मान लीजिए आपने एमडीएस करा, उसके बाद आप क्या कर तब आप बोल सकते हो प्राइवेट क्लिनिक में अपने काम में अपना क्लिनिक चला रहा था, या मैं कहीं काम कर रहा था, कर रही हूँ, ठीक है? पर उसका कोई सर्टिफ़िकेट वो मत डालिएगा, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ले जाइएगा, एक एनओसी ले जाइएगा। देखिए एनओसी मैं भी जब अपना पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम देने गया था, तो इंटरव्यू देने गया था, तो मैं भी कहीं पे एक वहाँ पे जीआरशिप कर रहा था। तो उनके से एनओसी से ये हो जाता है कि ऐसा ना हो कि कैंडिडेट कहीं की सीट खराब करके आ रहा है। वो मोस्टली देखिए कहीं आप गवर्नमेंट से एमडीएस कर रहे हो, ठीक है? वहाँ पे एक एक क्राइटेरिया होता है, उन लोगों के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उन लोगों के लिए ये लगता है कि भई ये ऑलरेडी गवर्नमेंट सीट पे एमडीएस कर रहे हैं और मान लीजिए फर्स्ट या सेकंड ईयर पे है, तो ये सीट खराब करेंगे। तो वहाँ थोड़ा-सा उनके लिए नेगेटिव हो जाता है कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जिनका रिटर्न निकला और वो केजीएमसी में उस टाइम एमडीएस कर रहे थे। तो मैंने देखा ये एक इम्पैक्ट पड़ा कि वो लोग जो लोग एमडीएस कर रहे थे फर्स्ट या सेकंड ईयर में उनके सिलेक्शंस कंपैरेटिवली कम हुए। ठीक है? तो ये चीज़ एक मेरे ज़हन में थी तो वो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करा क्योंकि उनको लगता है प्राइवेट नहीं, नहीं, मत डालिए प्राइवेट क्लिनिक को नहीं, प्राइवेट क्लिनिक का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? आप एप्लीकेशन की लिस्ट डालिए, आप जितना है उसको देखिए उन्होंने बहुत साफ खोल दिया है कि एनी अदर डॉक्यूमेंट व्हिच कैंडिडेट विशेस टू प्रोड्यूस जो डालना है डालो, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट का डालना चाहे डालो पर उसका कोई ज़्यादा रिलेवेंस है नहीं। ठीक है? आप वो पूछते हैं, देखिए अब मैं अभी आता हूँ, कैन आई सबमिट द हाँ, प्रोविज़नल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविज़नल दे सकते हैं, कोई दिक्कत है। प्रोविज़नल डिग्री बहुत बहुत लोगों के पास प्रोविज़नल डिग्री ही होती है क्योंकि जो ओरिजिनल मिलती है वो बहुत दिनों बाद है तो प्रोविज़नल डिग्री पे ही चल जाता है। डाल दीजिए एक्स्ट्रा करिकुलर बिल्कुल डाल दीजिए, एक्टिविटीज़ क्या नेशनल सर्टिफ़िकेट डाल सकते हैं। डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। क्योंकि जितने इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं तो वहाँ पे देखिए पैनल में एक आईएएस ऑफ़िसर होते हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं, एक डेंटिस्ट होते हैं और बहुत बार एक कोई और एक मेंबर हो सकता है। पर मोस्टली जो खेल रहता है वो आपका जो डेंटिस्ट रहते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफ़ेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एसोसिएट प्रोफ़ेसर भी हो सकता है। डाल दीजिए, आप डाल दीजिए, अगर डालना चाहते हैं डॉक्टर प्रियंका डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्हें ये लगता है कि देखिए आप किसी भी चीज़ अपने आप को आप प्रेज़ेंट करेंगे, तो आप जितना बेहतर प्रेज़ेंट कर पाएँगे भाई मैंने क्या-क्या करा है वो सारी पॉइंट डालिए। राइट, वो सिर्फ़ ओबीसी कैटेगरी वालों को देना है और किसी को नहीं है। राइट, ठीक है? तो जितना आप बेहतर प्रेज़ेंट करें तो उसमें आप अपनी पब्लिकेशन डालिए, अपनी एमडीएस की डिग्री डालिए, आपने जहाँ-जहाँ जॉब एक्सपीरियंस लिया है वो डालिए, ठीक है? तो वो एक आपके लिए एक बेहतर एडिटिव पॉइंट होता है, ठीक है? तो ये तो बात थी डॉक्यूमेंट्स की, अगर इस डॉक्यूमेंट्स में और भी कुछ चीज़ें क्लैरिफ़िकेशन करनी जैसे कि अटेंडेंस फॉर्म है, ठीक है?
3 एंड 4, लाइए 3 एंड 4 को दोबारा हम बात कर लेते हैं। 3 एंड 4 पे लाइए डॉक्टर रजत। अटेंडेंस शीट मोस्टली जो अभी हमने जितना करा है कि आपने जो पेपर दे के आए हैं, उस पे एक इन्विजिलेटर के साइन नहीं हुए होंगे। तो मोस्टली वही अटेंडेंस शीट होती है और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के टाइम पे वही अटेंडेंस शीट थी, ठीक है? या फिर आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी एक अटेंडेंस आपके इसके लिए काम कर सकता है। तो आपका तो ये चीज़ हम क्लियर कर देंगे। मैं इसमें बिल्कुल श्योर शॉट नहीं बोला अटेंडेंस शीट क्या है। ठीक है, आप ठीक तो ये हम इसको आपको कर देंगे। हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं आपको देना चाहते। अटेंडेंस शीट हम आपको कल ग्रुप में डाल देंगे क्या चीज़ है एग्ज़ैक्टली। सर वो फॉर्म डला हुआ है एमपीपीएससी की वेबसाइट पे। राइट, राइट। वो मैंने देखा नहीं इसलिए मैं उसके लिए बता नहीं रहा हूँ, पर हाँ, मैंने अटेस्टेशन फॉर्म ज़रूर देखा था, ठीक है। तो वो फॉर्म डला हुआ है, तो वो आप वो ये अब सबको क्लियर हो गया कि ये ऑलरेडी एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन साइट की पे पड़ा हुआ है। पर्सनल डिटेल शीट भी क्लियर कर देंगे, पर्सनल डिटेल शीट 3 और 4 ये हम आपको क्लियर कर देंगे। इन जितने भी फॉर्म्स होंगे हम आपको एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट से डाउनलोड करके आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? उसके लिए मत परेशान होइए। ये कल तक ये काम हो जाएगा। सर 3 और 4 दोनों ही डला है एफपीएससी के साइट पे। लेकिन ये चीज़ लग रही है हाँ, 3 और 4 दोनों ही पड़ा है। डॉक्टर साहब ने बताया 3 और 4 दोनों ही पड़ा हुआ है। वो ठीक है? तो हमें सर राइट, राइट, एमपीएससी की वेबसाइट से एमपीपीएससी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, राइट? ठीक है, ये इतनी बात आ गई तो सबसे पहले अपना आपका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है डॉक्यूमेंट्स को टाइमली साफ-सुथरे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? सब साफ-सुथरे डॉक्यूमेंट्स हों, उनकी फोटोस्टेट साफ-सुथरी हो, कोशिश करें कलर करा पाएँ तो कलर करा लें, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको 22 से 23 दिसंबर जो आपको डेट दी है, उससे पहले आप जमा करा दें। लास्ट डेट वैसे उन्होंने 31 दिसंबर तक डाली है, पर वो लेट फीस के साथ डाली है, तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है? तो साफ-सुथरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो साफ-सुथरे हों, प्रॉपर नंबरिंग के साथ हो और जो एंड में शीट दी हुई है, जो शीट आप देख रहे हैं, आप मैं सभी को बोलूँगा पर्सनली जाके करना, स्पीड पोस्ट के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, ये पॉइंट मुझे आपको क्लियर करना था कि कोई भी जाके इसको स्पीड पोस्ट के चक्कर में मत करना। हिंदी वाला दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वाला दे दो, ओबीसी में हिंदी वाला दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी सारे क्वेश्चन आपके आंसर करूँगा, पर अब ये इम्पोर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, चाहे इंदौर से कितना भी दूर रहते हो, मेरी बात मानना, जाके अपने बाय हैंड सबमिट करना। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मेरी मेरी सभी को राय है, आप जाके करिए। वैसे देखिए, आप स्पीड पोस्ट को जो हम आप देखिए रेस्ट रेस्ट वो तो नहीं होता, स्पीड स्पीड पोस्ट ही होता है। आप उसके नंबर से उसको ट्रैक कर सकते हैं। मैं अभी इस बताता हूँ। अभी आप उसको स्पीड पोस्ट से ट्रैक कर सकते हैं कि भाई वो कहाँ पहुँचा है, किसमें पहुँचा है। तो वो उसमें आ भी जाएगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में पहुँच गया है। ठीक है? इसमें इन्होंने ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है जिस पे आपको भेजना है। पर मैं आपको ये हमेशा ये सलाह दूँगा कि आप जाके पर्सनली जमा कराएँ, तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहता है, क्योंकि कोई आदमी ऐसा हो जो कि 20 दिसंबर को कर रहा हो, या मान लीजिए मैं कहूँ कि लास्ट डेट को करा है 28 दिसंबर को, आप नहीं पहुँच पाए, तो उसमें कमीशन की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है। वो सारी ज़िम्मेदारी आपकी है, आपको टाइमली भेजना है। तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप जाइए, कमीशन में जाइए, जमा कराइए, और कमीशन में जाते हैं, वहीं पे आपको इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है? मोस्टली कमीशन में ही आपका इंटरव्यू होगा, तो इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि कमीशन में ही जाइए। तो शायद आवाज़ कोई ब्रेक तो नहीं है? नहीं आवाज़ सर, आ रही आपकी है? आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है, तो कमीशन में जाके ही जमा कराइएगा। ठीक है? और जाइए अपने पर्सनली जमा करा के आइएगा, और उसमें आपको ये भी पता चल जाता है कि जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, कहाँ जाना है, और आपका एक कॉन्फिडेंस भी आता है। जब भी आप कमीशन में जाते हैं तो वहाँ के एक वाइब और ऑरा बिल्कुल अलग होता है। बहुत सारे लोगों ने कभी कमीशन देखा नहीं होगा, तो वहाँ हमेशा कोई ना कोई इंटरव्यू चलते रहे होते हैं, और आपको उस टाइम जाके आपको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हम यहाँ आए हैं। तो मैं हमेशा बोलूँगा कि आपको वहाँ जाके एक डैफ देखिए, कोशिश करिए हिंदी में भरिए। देखिए, हमेशा एक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप कोई भी मैं डैफ को देख लूँगा, डैफ को मैं फॉर्म देख के फिर मैं आपको बता दूँगा। कोशिश करिए जितनी भी चीज़ें आप हिंदी में हैं, नहीं, नहीं, दोनों से मत करिएगा, नहीं, ऐसा मत करिएगा, 2-2 कॉपी मत भेजिएगा।
एक ही कॉपी भेजिए, चाहे स्पीड पोस्ट से भेजिए, पर अगर स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं तो प्रॉपर उसकी जो स्पीड पोस्ट करने के बाद एक आपको पर्ची मिलती है, उसपे आपका स्लिप रखिएगा। हाँ, ट्रैकिंग स्लिप आपके पास हमेशा, ताकि आप कभी भी क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई मैंने इस डेट को भेज दिया था। ठीक है? अब ट्रैकिंग स्लिप या तो सँभाल के रखिएगा। हाँ, मैं अब इन सब चीज़ें आऊँगा, ड्रेस कोड पे आऊँगा, सब चीज़ें आऊँगा, ठीक है? तो इतनी बातों का ध्यान रखिएगा। अभी फिर क्वेश्चन लूँगा, अब जैसे इंटरव्यू के बारे में लोग बेसिक पूछ रहे हैं, तो बेसिक ज्ञान आपको दे देता हूँ। ठीक है? देखो मोटी-मोटी बात है कि 30 तारीख तक आप 31 तारीख तक आपके ये डॉक्यूमेंट सबमिशन आपका हो जाना चाहिए। वो भी बोल रहा हूँ 22-23 तक आप करा दीजिए, वो तो लेट फीस के साथ है, ठीक है? तो उस चक्कर में जाना ही क्यों है, हम अपना टाइमली ये काम करा दें। उसके बाद वहाँ पे जाके जब कमीशन में हो जाता है, कमीशन के बाद सारे आ जाते हैं, तो वो लोग उसको नंबरिंग करते हैं, उसको देखते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं कि नहीं है। एक सरसरी नज़र वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स पे डालते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो वो आपको वो नोट कर लेते हैं, आपके साथ एक शीट लगा लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, इनके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है। तो ताकि जब जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो बता देते हैं भई आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, हम आपको कुछ टाइम देंगे तो आपको इसको दोबारा प्रेज़ेंट करना है। ठीक है? तो पहले आपकी जो कहते हैं स्क्रूटिनी स्क्रूटिनी डॉक्यूमेंट्स की पहले हो जाती है। जो सिस्टम इतने टाइम से होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका डॉक्यूमेंट्स उनके पास चले जाते हैं, उसको बेसिक स्क्रूटिनी करते हैं, उसमें उनको कोई गड़बड़ लगती है तो वो एक पेपर पे एंड में शीट ऐड कर लेते हैं, इसके इस डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत है तो उनको ये बोलेंगे। फिर देखिए 31 दिसंबर आप ये सोचिए कि जनवरी के आपके 3rd वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटरव्यू चालू हो जाना चाहिए, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, 15-20 दिन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स, वो जो भी नंबर है कि इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर इस दिन आएँगे, इतने रोल नंबर से इतने इस दिन आएँगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये एक्सपेक्ट करिए कि जनवरी के अंदर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जनवरी के आप 3rd वीक में मानिए। ठीक, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आज से आपके पास, अगर आज 6 दिसंबर है, तो आपके पास कम से कम 1.5 महीना है इंटरव्यू की तैयारी के लिए, ठीक है? तो आपको इतने टाइम में अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चालू करनी है, ठीक है? अब इंटरव्यू के लिए मैं एक अब जो बेसिक आपको आज मैं इसमें बताऊँगा कि इंटरव्यू के लिए क्या होता है, इंटरव्यू का माहौल कैसा होता है, इंटरव्यू के देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ बे बाय हैंड करके आओ, देखो वो तो कोई गारंटी नहीं, वो वहाँ से कोई मिसप्लेस करते तो वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, अभी मैं सारे क्वेश्चन्स लूँगा, मैं अभी डॉक्टर अजित को बोलूँगा सारे क्वेश्चन जितने भी आपने डाले मैं सब लूँगा। सारे क्वेश्चंस हम एक बार ही में रीड कर लेंगे, पहले ना हम सारा है ना इंटरव्यू वाला पार्ट कवर कर लीस्ट पॉप-अप पढ़ लेते हैं, हाँ। तो देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो देखिए गज़ेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक? पहली बात ये ध्यान रखिए कि आप एक राजपत्रित अधिकारी होने वाले हैं, तो अधिकारी के अंदर सबसे पहले मैं बात करूँ कि आपका ड्रेसिंग सेंस, जैसे अभी काफ़ी क्वेश्चन है ड्रेसिंग सेंस पे, तो ड्रेसिंग सेंस आपका एक अधिकारी होने वाला होना चाहिए, तो ये चीज़ वो तैयार करके रखिएगा कि अगर आप एक बॉय हैं, तो बॉय के लिए ये कोशिश करिए कि अगर मैं आपके बालों से चालू करूँ कि बाल आपके प्रॉपर्ली कट होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आप लंबे-लंबे बालों के साथ जा रहे हैं, ठीक है? दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, कोशिश करिएगा दाढ़ी ना ही बनाएँ, दाढ़ी रख के ना जाएँ, दाढ़ी बना के जाएँ, ठीक है? ये कुछ अच्छे इम्पैक्ट करती है कि भई ऐसा ना हो कि आप बुरे से दिख रहे हो, दाढ़ी दिख रही हो बड़ी-बड़ी, तो ये चीज़ें आपकी बैड इंप्रेशन डालती है, ठीक है? तो इन बात का विशेष ख्याल रखिए कि दाढ़ी-वाढ़ी ना हो। चश्मा अगर आप पहनते हैं तो चश्मा जैसे कि नॉर्मली अगर आप थोड़ा फ्रेमलेस पहनते हैं तो आप ज़्यादा एक थोड़े से क्या कहें कि ज़्यादा बेटर लगते हैं, ठीक है? अगर कोई लोग चश्मा वियर करते हैं, चश्मा प्रॉपरली आपका प्रॉपर चश्मा हो, बड़े-बड़े फ्रेम और अजीबो-गरीब फ्रेम वाले चश्मे ना हो, ठीक? दूसरी बात, हमेशा आप कमीशन में कभी भी जाएँ तो आपके पास पैंट शर्ट होना चाहिए। रिस्ट वॉच आप पहन सकते हैं, देखिए देखिए जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो नॉर्मल पट्टे वाले जो आपके वो लोग ये जो आपकी जो वैसी जो क्या कहें कि स्टील की वॉचेस होती हैं वो सब नहीं पहनते, नॉर्मल आप पट्टे वाली घड़ी पहन के जाइए, ठीक है? डायल जिसमें दिखता हो कि हमेशा एक डॉक्टर के पास घड़ी ज़रूर होनी चाहिए, तो घड़ी एक अच्छा इंप्रेशन डालती है। तो वो आप डिजिटल पहन लो, वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता। उसके बाद आता है कि ड्रेसिंग सेंस कैसा हो, ये इसलिए बता रहा हूँ कि इतने दिनों में अपने कपड़े तैयार करा लेना। ड्रेसिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमेशा आपकी शर्ट प्रॉपर शर्ट हो, प्रॉपर पैंट हो, बेल्ट हो, और कोट पैंट अगर कोट आप कैरी कर सकते हैं तो कोट पहनिए, ठीक है? हमेशा लाइट कलर, ऐसे नॉट सी लाल, नी न ऐसे ऐसे कलर मत पहनिएगा जो कि आदमी की आँखों को चुभे, ठीक है? हमेशा आप हल्का नीला कलर पहन सकते हैं, ठीक है? ऐसी चीज़ें
को वो करिएगा, व्हाइट शर्ट हो, ठीक है, ब्लैक पैंट हो और एक प्रॉपर कोट हो, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ड्रेसिंग का एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हैं। अब यही हम महिलाओं में आ जाए तो महिलाओं में देखिए जितने आप देखेंगे, मैं आपको डॉक्टर संतोषिनी मैम की भी फ़ोटो शेयर करूँगा जो अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में गई थी, उन्होंने फ़ोटो डाल रखी है। इसलिए मैं शेयर करूँगा कि एक हमेशा जैसे आप देखा होगा कि जो आईएएस के लिए एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, तो आप सोचिए ये भी आपका एग्ज़ाम, आप क्लास 2 अधिकारी होने वाले हैं। तो आप जैसे आईएएस और आईपीएस के लोग कैरी करते हैं अपने आप को, या पीसीएस के एग्ज़ाम अपने स्टेट के किसी ने दिए हो, तो वो ऐसे कैरी करते हैं, वैसे करके जाइए। साड़ी पहन के जाइए, कोई सा सूट भी पहने, कोई दिक्कत नहीं है, पर सूट आपका प्रॉपर्ली हो, अगर वो कड़ा हुआ सूट हो या एक जैसे कि माने चरक जिस पे लगाते हैं, ठीक है, प्लेन सूट हो, कॉटन सूट्स हो, तो इनको प्रेफ़र कीजिए। साड़ी अगर आप कैरी कर सकते हो, साड़ी करिए। कलर्स हम आपको हम फ़ोटो शेयर कर देंगे कुछ, तो आपको थोड़ा-सा एक आइडिया मिल जाएगा। तो ड्रेसिंग इम्पोर्टेंट है, बाल आपके प्रॉपर बंधे हों, टाइड हों, ठीक है? कोई ऐसा मेकअप-वेकअप ना हो, ठीक है? बिल्कुल आप लाइट मेकअप के साथ जाइए, ठीक है? और ये कुछ लोगों को बड़ा को शौक होता है गले में चेन-वेन पहनने का, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा ये ना पहनें, ठीक है? ऐसा ना हो हाथों में अंगूठियाँ हों बहुत सारी, ये बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि आप एक सर्जन हैं, ठीक है? आपको पता है ये सब चीज़ें, आपको पता है कि ये सब इन्फेक्शन को, और हाथों में धागे बंधे होते हैं बहुत सारे, तो इन चीज़ों को अवॉइड करिएगा, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपकी, आपको सामने आदमी बैठा होता है देखता है कि यार ये कैसा है? अगर आप सर्जरी करेंगे, आप डेंटल सर्जन हैं, तो आपके हाथ में जैसे धागे बंधे हुए हैं, बैंगल्स लड़कियों के लिए मैं कहूँगा बैंगल्स हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करिएगा। ये आपके ड्रेसिंग सेंस की बात है। उसके बाद आपके शूज़ हमेशा लेदर शूज़ होने चाहिए, स्पोर्ट्स शूज़ बिल्कुल मत पहनिएगा, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और सॉक्स भी आपके आजकल बड़े शौक चढ़ा हुआ है कि वो एंकल सॉक्स पहनने का, ठीक है? सॉक्स लंबे हों, ठीक है? ऐसा ना हो वो आपके पैर दिख रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि फुल लेंथ सॉक्स पहने आप, ठीक है? फीमेल्स के लिए अच्छा फुटवियर हो, ऐसा ना हो कि जो उनकी साड़ी के साथ जाए, जो भी प्रॉपर फुटवियर होता है वो पहनिए, बेलीज़ पहनिए, जो भी पहनिए, पर ऐसे हील्स-वील्स को अवॉइड करिएगा, ठीक है? ये तो बात हो गई आपके ड्रेसिंग की। ठीक है, उसके बाद जो आप डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, जो आपकी कॉप जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स आपकी कॉपी अंदर चली जाएगी, ठीक है? तब भी आप जिसमें ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ, प्रॉपर अच्छी फाइल हो, ठीक है? इसका भी वो आपके हाथ में रहते हैं, क्योंकि आप हमेशा ओरिजिनल फाइल अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँगे उनकी वेरिफिकेशन के लिए, तो वो फाइल भी देखिएगा। हाँ, वो मैं कर दूँगा, मैं शेयर कर दूँगा। बिल्कुल, 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 वो मैं शेयर कर दूँगा। शायद मेरी ही पड़ी हुई तो मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास प्रॉपर फाइल हो जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स हो, बस वही लेके जाइएगा, और कोई एक्स्ट्रा बैग-वूग नहीं लेके जाना। अब नॉर्मल एक आजकल लेदर की फाइल आती है, वो आप अपने साथ रखिए, तो वही आप अंदर लेके जाएँगे, और क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो आप अभी भेज रहे हैं, जिन कॉपी वो ऑलरेडी अंदर पहुँच जाएँगी। तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है, जो आपको डीटीए एप्लीकेशन है, उसमें सब चीज़ें लिखी रहती है। मान लीजिए कि आप सो एंड सो हैं, आप कौन से ज़िले से फिर आप सबसे पहले आपको आपने देखा होगा कि ऑफ़िस सरकारी ऑफ़िसर्स में डीएम के साथ, एसडीएम के साथ एक अर्दली होता है। वो आपको अंदर कैरी आपको लेके जाएगा। हमेशा जो चेन मैं आपको बताऊँ क्या होती है कि सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जाते हैं, वहाँ पे अलग-अलग रूम बनाए होते हैं। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करे जाते हैं, वेरीफ़ाई करने के बाद आपको एक नंबर दे दिया जाता है। फिर उसके बाद एक बार जो और वेरीफ़ाई होते हैं, वो नंबर दे दिए जाते हैं। उसके बाद आपको एक हॉल में बिठा दिया जाता है कि भई इतना नंबर है, आपको इस टाइम आना। तो एक हॉल में बैठते हैं, वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं। तो कोशिश करिए हॉल में ज़्यादा हवाबाज़ी ना करें। वो हॉल आपका हमेशा एक कैमरे की निगरानी में होता है, वहाँ जाकर लोग बहुत सारी हवाबाज़ी करते नहीं। शांति से बैठिए, अपने इंटरव्यू पे ध्यान दीजिए। ये बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए हमेशा एक एडेड वो फ़ायदा करती हैं। तो हमेशा हॉल में शांति से बैठिए, ठीक है? उसके बाद जो नंबर आपको दिया जाएगा, फिर वहाँ से आपको वहाँ का एक कर्मचारी आपको अंदर लेके जाएगा, और अलग-अलग पैनल्स बने होते हैं, पैनल ए, पैनल बी, पैनल सी, जिसमें मैंने बताया कि एक आईएएस ऑफिसर होते हैं नॉर्मली, और एक आपके कोई भी आपके जो सब्जेक्ट के, जैसे आपका कोई भी प्रोफ़ेसर रैंक के लोग रहेंगे, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी हो सकते हैं, एसोसिएट भी हो सकते हैं, प्रोफ़ेसर भी हो सकते हैं, नॉर्मली गवर्नमेंट कॉलेजेस के होते हैं, ठीक है? तो इस वो लोग होते हैं अंदर, और कभी-कभार एक कोई मेडिसिन से, या वैसे वो मोस्टली नहीं होते, तो एक और मेंबर हो सकता है, और मोस्टली 2 लोगों का ही काम होता है, तो कोशिश यही होती है। तो वो उनका फॉर्म आपके पास जाता है। सबसे पहले रूम में घुसने के पहले कुछ कल्चर होते हैं कि आप रूम में तब भी घुसेंगे तो किसी से परमिशन लेंगे, सर मे आई कम इन? और हमेशा दूसरी तीसरी चीज़ होती है कि आप विश करते हैं।
कि आपने कैसे विश करना है, बैठने के लिए हमेशा पूछना है। ये थोड़े बहुत एटिकेट्स होते हैं जो वहाँ पे अब वो अपेक्षा करते हैं कि आपको ये पता हो, ठीक है? अब बात आती है कौन से लैंग्वेज को प्रेफ़र करें। जितने भी हम उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जो भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, वहाँ हिंदी सोल लैंग्वेज है, क्योंकि आप मरीज़ों से भी हिंदी में ही ज़्यादा बात करेंगे, तो कोशिश करिए हिंदी का ज़्यादा प्रयोग करें। नहीं, अगर आप असहज होते हैं, आपको प्रॉब्लम लगती है, मैं नहीं बोल पाऊँगा, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा बना कि ओवर करें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप विश हमेशा गुड मॉर्निंग ये सब कर सकते हो, और आपकी जो बोलचाल की जो भाषा है वो हिंदी हो सकती है, और इंग्लिश है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ, हिंदी को प्रेफ़रेंस ज़्यादा दीजिए, ठीक है? क्योंकि नॉर्थ इंडियन स्टेट से आप ताल्लुकात रखेंगे, क्योंकि पेशेंट्स उसी बैकग्राउंड के आपके पास आएँगे, वहाँ कोई अंग्रेज़ी बोलने वाले बहुत कम पेशेंट आएँगे, ठीक है? क्योंकि आप किसी सीएचसी पे पोस्ट किए जाएँ, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपके लिए हमेशा एक फ़ायदा देती हैं। उसके बाद जैसे बोला कि रूम में एंटर करा तो विश करा, आपने पूछा, बैठने के लिए पूछा। उसके बाद कोई भी ऑफ़िसर, आईएएस ऑफ़िसर होता है, वो आपके फ़ॉर्म को देखता है, और जो सब्जेक्ट नहीं, नहीं, मिक्स भी हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिक्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत चिल होता है, कोई ऐसा नहीं है कि आप घबराएँ, नहीं, नहीं मुझे एक ही, ऐसा नहीं। बिल्कुल चिल होता है, वो पूछते हैं आपको। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जब मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं अपना आपको बताता हूँ कि सामने एक आईएएस ऑफ़िसर थे, तो आईएएस ऑफ़िसर ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश में अलग-अलग ज़िले हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में जो ज़िला, अगर आप वहाँ का डोमिसाइल है, तो वहाँ से पूछेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे मान लीजिए कि आप इंदौर के रहने वाले हैं, भोपाल के रहने से, अच्छा डॉक्टर साहब। अब आईएएस ऑफ़िसर को आपको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, उसको डेंटिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, तो वो आपसे बेसिक-बेसिक यही चीज़ें पूछेंगे, भई आप ये बताइए कि आप जिस ज़िले से आते हो उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताइए। जैसे कि मान लीजिए भोपाल से, तो भोपाल में क्या फ़ेमस है? भोपाल में क्या उसका रेलेवेंस है? ठीक है? कौन-कौन सी नदियाँ हैं भोपाल में? कि मेजॉरिटी लोग क्या काम करते हैं? ये बेसिक-बेसिक आपको उस ज़िले की जानकारी होनी चाहिए। तो जो भी लोग डोमिसाइल वाले लोग हैं, जिस भी ज़िले से वो डोमिसाइल ले रहे हैं, उसके बारे में उनको अच्छी खासी जानकारी, उसके नेबरिंग ज़िले, उनमें वहाँ कौन-सी नदी है, ठीक है? और फिर उन्होंने जैसे मेरे से पूछ लिया कि आपके पिताजी क्या करते हैं? तो पिताजी मेरे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कौन से विभाग में करते हैं? तो ये आईएएस के लिए आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इंडियन रेलवेज़ में करते हैं, तो क्या इंडियन रेलवे सेंट्रल, स्टेट में क्या, ये सब चीज़ें बेसिक-बेसिक उन्होंने मुझसे पूछी, और मेरे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट के बारे में उन्होंने मेरे से पूछा। फिर तीसरा प्रश्न था, क्योंकि मैं डेंटल ऑफिसर का एग्ज़ाम देने गया था, तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब मैं एक टीवी में एक ऐड देखता हूँ, जिसमें कि एक पेशेंट लेटा होता है, और एक डेंटिस्ट आती है, वो कहता है मुझे ठंडा लग रहा है। सेंसोडेंट के ऐड के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, जनरल चीज़ों में तो आपसे जनरल चीज़ें पूछी जाएँगी। आप ये सोचें कि पूरी मैं ये सोच के जाऊँ कि एलिस क्लास फ्रैक्चर मेरे से पूछा जाएगा, मैं आपका सब्जेक्ट है, तो जनरल चीज़ें ऐसे चालू होती हैं इंटरव्यू को चालू करने का, और आप जैसे 427 लोग हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने वाले। तो क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब मैंने ऐड देखा, या आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास किसके आते हैं? दाँत में दर्द के आते हैं? या तो मेरे से ये पूछा गया कि डॉक्टर साहब जो एक ऐड आता है, क्या उसमें टूथपेस्ट एक डॉक्टर साहब बताते हैं, क्या वो काम करता है? अब आईएएस ने पूछा, जो कि सब्जेक्ट का नॉलेज ज़रूरी नहीं वो डेंटिस्ट हो, आईएएस आईएएस ऑफिसर डेंटिस्ट हो सकता है, पर नॉलेज नहीं है, तो वो आपको उसको उसी की लैंग्वेज में आंसर करना है, सर उसमें क्या होता है, उसकी साइंस क्या थ्योरी होती है, जो आप जो बेस्ट बता सको कि सर हाँ, ऐसा काम करता है, ऐसा पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ये चीज़ होती है, तो वो हमें समझा दी। फिर उसी पे हमारे जैसे डेंटल जो हमारे एक्सपर्ट थे, प्रोफेसर थे केजीएमसी के, तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि डॉक्टर साहब थ्योरीज ऑफ डेंटिनल सेंसिटिविटी बताइए। ठीक है, अब वहाँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट आ गए। ठीक है, अब ये बताइए कि जो आप ये जो टूथपेस्ट बता रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है? सोडियम फ्लोराइड क्या काम करता है, पोटेशियम नाइट्रेट क्या काम करता है, तो ऐसे-ऐसे करके क्वेश्चन चला गया। फिर मेरा सारा इंटरव्यू डेंटिनल सेंसिटिविटी पे हुआ कि एज़ अ डेंटिस्ट आप डेंटिनल सेंसिटिविटी कैसे-कैसे दूर कर सकते हैं। तो मैंने एक उसमें मेरे एक आंसर उस टाइम था कि सर मैं बॉन्डिंग एजेंट भी लगा सकता हूँ। बॉन्डिंग एजेंट के अंदर क्या है? ठीक है, तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आपके बनते आते हैं। जैसे किसी का एक्सट्रैक्शन पे चालू हुआ, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्सट्रैक्शन, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, बेसिक्स पूछे जाते हैं। टूथब्रश के बारे में बहुत लोगों से पूछा गया, तो टूथब्रश के बारे में काफ़ी लोग नहीं बता पाए। तो आप समझ रहे हैं, आप बड़ी-बड़ी चीज़ें से अच्छा अपने बेसिक्स को, तो मैं हमेशा जब भी इंटरव्यू की तैयारी कराता हूँ, तो मैं हमेशा एक हमारे सेट पैटर्न है। हम कहते हैं ये चीज़ तो ज़रूर आपने तैयार करके जानी है। ऐसा ना हो आप डेंटिस्ट हैं और आपको टूथब्रश के बारे में नहीं पता है। टूथब्रश के आपको उसके पार्ट्स नहीं पता है।
टूथब्रश कहाँ से आया, टूथब्रश के ब्रिसल्स के बारे में नहीं पता है, तो ये आपको एक चीज़ें बेसिक ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। तो उसके एक टॉपिक्स हैं, वो हमने बना रखे हैं, हम हमेशा इंटरव्यू जब प्रिपेयर कराते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स आपको देते हैं, उसी के हिसाब से आपको पोस्ट और कुछ इंटरव्यूज़ हमने यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर प्राची हैं, जो कि यूपी में मेडिकल ऑफिसर है, बहुत सारे लोग हैं, उनके इंटरव्यू पड़े हुए हुए हैं, तो प्रैक्टो के आप जाके देखें तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? तो ये बेसिक बेसिक है कि आपकी घबराहट को कम करने के लिए क्या पूछा जाना है, कैसे तैयारी करनी है और रोज़ अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करो, ठीक है? शीशे के सामने बैठो कि मुझे ऐसे आंसर करना, मुझे ऐसे आंसर करना, मुझे ऐसे आंसर करना है। उस सपने को जीने लोगो कि आई एम गोइंग टू बी लाइक मेडिकल ऑफिसर, डेंटल, उस चीज़ को आप सोचना चालू करिए, टॉपिक्स की लिस्ट हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, अब बात आते हैं क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चंस हैं डॉक्टर अजय तूने मुझे शेयर करिए, मैं एक-एक का आंसर करता हूँ। सर हम रिवर्स में स्टिक नीचे से चल चालू कर दिए, रिवर्स चलो यार। सर जो डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं एमपीपीएससी ऑफिस को, वो इंटरव्यू के टाइम सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन हैंड लेके जाने हैं क्या? यस वी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल इंटरव्यू के टाइम में आपको सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं, उसी से आपकी वेरिफिकेशन होती है कि भाई आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। बिल्कुल, ओरिजिनल लेके जाने हैं इंटरव्यू के टाइम पे, पर अभी आपने फोटो स्टेट्स भेजनी है। सर डॉक्टर शत्रुघ्न का मैसेज है कि सर कोई ब्लेज़र शूज़ के कलर कुछ कॉम्बिनेशन सोबर कलर हो दूसरा ब्लेज़र सोबर सोबर कलर ऐसे ना हो कि बिल्कुल लाल पहन गया, बिल्कुल चटक नीला पहन गया, ऐसे कलर छुपते हैं, ठीक है? सोबर कलर आप डॉक्टर हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, ठीक है? शूज़ हमेशा हमेशा एक्सपेक्ट करे जाते हैं ब्लैक शूज़, ठीक है? दैट टू ब्लैक लेदर शूज़ से और उसमें भी कोई नोक वाले पहन के जाना तो वो ठीक नहीं है, सोबर शूज़। सर डॉक्टर पलक का मैसेज है सर प्लीज़ पॉइंट नंबर मेंशन कर दें जो भी डॉक्यूमेंट हमको साइट से डाउनलोड करने हैं। डॉक्टर पलक वो हम ग्रुप पे भी मेंशन करके और वो डॉक्यूमेंट्स का वो क्या हम डाल कर देंगे आप, उनके फॉर्म्स भी डाल देंगे, ठीक है? अभी एमपी सेट पे जाके हम वो फॉर्म्स भी डाल देंगे। डॉक्टर कृष्णा के सर हमने मैसेज कर ही दिया था उसका कि सीट पोस्ट एंड बाय पर्सन दोनों कर दे। देखिए दोनों मत करिएगा क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा और आई दोनों ही कैंसिल कर देगा। आई होप फिर दो एग्जैक्टली नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगी, गलती कतई मत करना, दोनों तरह से नहीं भेजना, या तो बाय हैंड, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कोशिश करो बाय हैंड दो। फ़ील भी मिलेगी, दिमाग में टेंशन भी नहीं रहेगी, पहुँचा कि नहीं पहुँचा और उसकी रिसीविंग भी ले आना। जब आप बाय हैंड जाते हो तो रिसीविंग मिल जाती है शाम को, कि ठप्पा मार के मिलता कि हाँ, मैंने दे दिया। उनकी सबकी एक की फ़ोटो स्टेट ले जाओ, एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के और उसपे ले आओ रिसीव्ड। वहाँ पे कमीशन की साइड, तो आपके दिमाग में कभी टेंशन नहीं रहेगी मेरे फॉर्म गए हैं कि नहीं गए, तो कोशिश करो बाय हैंड दो। डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करते हैं ना तो वहाँ पर में हमेशा डायरी कराई जाती है डॉक्यूमेंट्स की कि हमें डायरी हो गई है, डायरी नंबर चढ़ता है, उसके बाद वो रिसीविंग करके देते हैं आपको और रिसीविंग कौन टू कौन सेल्फ अटेस्ट करने हैं, सारे ही सेल्फ अटेस्ट करे जाते हैं, जितने भी होते हैं जो भी आप लगाते हैं सारे सेल्फ अटेस्ट करे जाते हैं, ठीक है? उसमें नीचे सेल्फ अटेस्ट कर लो तो कोई बुराई नहीं होती, लिख के सेल्फ अटेस्ट करके अपना साइन कर दो। सर डॉक्टर विदुषी का मैसेज है सर फॉर्म्स और डैफ इंग्लिश में भरना है हिंदी में। यार देखो, अब जिसमें आपको लगे ठीक है, अगर देखो जहाँ पे आपके क्यूबिकल्स बने हुए हैं, जहाँ पे अब ऐसे अब मैंने फॉर्म्स देखे नहीं है, तो जहाँ पे भी क्यूबिकल, तो बेटर है कि इंग्लिश में भरो ब्लॉक लेटर में। पर कोशिश करो ठीक है इंग्लिश में, जिसमें आपको ठीक लगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? जिसमें आपको ठीक लगे, कोई लैंग्वेज यहाँ पे कुछ उन्होंने स्पेसिफिक लैंग्वेज मेंशन करा। बैरियर नहीं है, जो आपको ठीक। सर डॉक्टर अनुश्री का मैसेज है कि सर मूल निवास प्रमाण पत्र मेरा पुराना है, डिजिटल नहीं है, वही भेजा था, डिजिटल वाला बनवाऊँ क्या? बनवा लो, ऐसा ना हो फिर वो कल को कहें आपको हम 15 दिन दे रहे हैं, 1 महीना दे रहे हैं, तो फिर वो आप भागड़-दौड़ में परेशान हो, बनवा लो। बिल्कुल बनवा, क्या फ़र्क पड़ रहा है? अप्लाई करना, बनवा दो, वो पुराने के बेसिस पे ही बन जाएगा, ठीक है? लेखपाल बना देगा। बनवा लो, नया बनवा लो। सर बाकी सारे क्वेश्चंस हम आंसर कर चुके हैं। मैं कि सब बा फॉर्म के अंदर के नीचे सर फॉर्म के अंदर डिटेल से रिलेटेड कोई डाउट्स है, आप एक बार वो भी क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर उज्ज्वल नया बनवा लो, 2019 का मत रखो, नया बनवा लो। बहुत पुराना लो पुराना मत, यूजुअली 2000 ओबीसी का तो खासकर, ओबीसी का खासकर, क्योंकि क्रीमी और नॉन क्रीमी अपडेट होता रहता है, तो नया बनवा लो, उसके लिए एंड में मत जाना, बनवा लो। सर डॉक्टर पृथ्वी का मैसेज है कि सर बॉन्ड पोस्टिंग का एक्सपीरियंस लेटर डालना सही रहेगा या नहीं? हाँ, डालो ना, नॉन पोस्टिंग मत क्या फ़र्क हो, डालो, बिल्कुल डालो।
अरे उन्हें क्या पता, ठीक है डालो, हमेशा एक्सपीरियंस डालो, जो दिखा सकते हो डालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर डॉक्टर डालो। छाया का मैसेज है, सर इफ डोमिसाइल इज फ्रॉम आउटसाइड डू वी नीड टू सेंड? डोमिसाइल आउटसाइड का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई डोमिसाइल उसी स्टेट का होता है, मतलब अगर आप एमपी के रहने वाले तभी डोमिसाइल, बाहर के स्टेट का कोई फर्क नहीं है। अब डोमिसाइल डोमिसाइल तो डोमिसाइल का मतलब ही होता है वहाँ का मूल निवास, अगर आप वहाँ के नागरिक हैं। क्यों जनरली छाया आप दूसरे स्टेट के हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट तो है नहीं, तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल, हाँ आपको यहाँ पे डोमिसाइल नहीं यहाँ पे ऐड करना है। यू आर सर डॉक्टर पलक का मैसेज है, सर आई हैव डन इंटर्नशिप फ्रॉम अनदर कॉलेज सो डू आई हैव टू सबमिट दैट? यस यू डू हैव टू, इनके आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। कर सकते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है, इंटर्नशिप का इन्होंने आईसीसी मांगी थोड़ी ना है। सर इन्होंने यहाँ पे मार्कशीट और आईसीसी ये सब चीज़ें, तो क्योंकि वो सब तो हमारे डिग्री के टाइम पे ही लग जाती है, डिग्री उसी के वजह से मिली है। डिग्री तभी मिलती है जब आपका आईसीसी होती है, बिना आईसीसी के तो आप डिग्री नहीं मिलती ना, इंटर्नशिप कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जमा करो तभी डिग्री मिलती है। पर उन्होंने कहीं लिखा नहीं है इंटर्नशिप कॉर्पोरेशन, देखो डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंटर्नशिप कंप्लीशन तभी तो डिग्री मिली है, बिना इंटर्नशिप कंप्लीशन की डिग्री कैसे मिल जाएगी, ठीक है डाल दो। सर ये डॉक्टर इनकी डेंटल कैप्सूल का मैसेज है, अभिवचन पत्र अभी भेजना है या इंटरव्यू के टाइम लेके जाना है? भेजना है, भेजना है, भेजना है, ठीक। भेजना है। सर डॉक्टर नितिन का मैसेज है, सर अगर किसी डॉक्यूमेंट में फादर नेम में मिडिल में कुमार है और किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है तो एफिडेविट लगा सकते हैं क्या? यार बिल्कुल ये लगाना है, ये होता है, नहीं तो ये फिर होता है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो कुछ गड़बड़ कहते हैं, एफिडेविट बिल्कुल 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 कि ये, जैसे मान लीजिए डॉक्टर नितिन हत्या के फादर, जिनका नॉर्मल 10th का सर्टिफिकेट में आपके ठीक होता है, ठीक है, नॉन 10th का सर्टिफिकेट जिससे गड़बड़ नहीं होता है, और 10th का सर्टिफिकेट सबसे मतलब बेशुमार का डॉक्यूमेंट होता है, हाँ। तो उसमें ये लोग ये इंसान मान लीजिए प्रमोद कुमार मौर्य और प्रमोद कुमार एक ही इंसान है, ठीक है, जिनका ताल्लुका डॉक्टर नितिन मतलब एग्जाम्पल के डॉक्टर नितिन के पिता के रूप में है, ठीक है, ऐसा करके वो लिखते हैं, वो कोई भी वो बना देते हैं, वो कोर्ट के बाहर बैठते हैं वो बना देते हैं। सर डॉक्टर देवांशी का रिक्वेस्ट है, सर कैन आई आस्क क्वेश्चन थ्रू ऑडियो? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अरे अनम्यूट करके बिल्कुल बोलो। बिंदास पूछो यार, देखो जितना मुझे पता है मैं आपको बताने के लिए बैठा हूँ, अभी घबराहट को कम करने के लिए बैठा हूँ, पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो थैंक यू, आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ। है। मेरी वजह से नहीं हुआ, सब आपकी मेहनत है, ठीक है, हमने बस गाइडेंस नहीं सर, आप लोगों ने बहुत अच्छा गाइड किया एंड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे आपके नोट्स से, तो इसलिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक सर मेरे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लाइक जो अपने फॉर्म है जिसमें सारे पेज नंबर वगैरह डालना है, इसमें लेफ्ट अपर साइड में सबसे ऊपर सीरियल नंबर है, और सीरियल नंबर में सर क्या मेंशन करना है? कौन दो भी जो ऊपर हम शेयर कर रहे थे, जी सर, फ्रंट पेज जो सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 1, और उसके पेजेस कितने कितने से है, 1 से 3 है, जैसे मान लीजिए आपने एडमिट कार्ड लगाया है तो उसका सीरियल नंबर 1 आ गया। नहीं सर, सबसे लेफ्ट अपर में जैसी डॉक्टर एक पेज को ऊपर करो, हाँ लेफ्ट अपर में अनुक्रमांक, इसमें रोल नंबर है ना, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, इंग्लिश में वो सीरियल था। अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, आपको कैंडिडेट का नाम। सर सेल्फ अटेस्ट करने में डेट तो मेंशन नहीं करना है ना? मत करो मत करो मत करो, खाली साइन, सेल्फ टेस्ट लेके साइन। सर एक और क्वेश्चन है लास्ट। किसी कॉलेज में अगर हम ऑन पेपर फैकल्टी है तो उसको मेंशन करे कि नहीं करे, लाइक फुल टाइम या ऐसा करके? देखो मोस्टली अगर गवर्नमेंट कॉलेज में तो फैकल्टी नहीं होगे, नहीं, प्राइवेट। फिर करो क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो ऐसा थोड़ी ना कि गवर्नमेंट कॉलेज की प्रोफेसर छूटा के मेडिकल ऑफिसर बनेगा, तो उसको करो, बिल्कुल करो, कि यहाँ पे मेरे को जॉब सिक्योरिटी है ना, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, ठीक है, बिल्कुल करो। तो सर उसमें फिर हमें वो लगाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम कॉलेज। उसमें उनको ऑब्जेक्शन थोड़ी ना होता है, वो ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपकी जाने से सरकार को कोई नुकसान होगा, वो तो प्राइवेट कॉलेज है, कभी छोड़ के जाओ, अच्छा, तो उसमें मेंशन नहीं करना है। उसमें सरकारी नौकरी में हो तो तब आपको नो ऑब्जेक्शन लगवाना होता है कि भाई मेरी सीट खराब हो जाएगी, मतलब ऐसी जगह जहाँ आपने बात कर रखी भाई मैं 5 साल जॉब करूंगा और उसके बाद फिर उसको परेशानी हो, वहाँ उनमें कोई एनओसी की जरूरत नहीं होती है। किसी प्राइवेट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जब भी आप जॉब करते हैं ना, वहाँ से कभी वो एनओसी आपको नहीं अप्लाई होती है, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट है ये वाली, तो इट्स योर। हाँ यहाँ पर वो नहीं होती है।
सर कुछ क्वेश्चंस हम और ले डॉक्टर दिवांशी आपके सारे क्वेश्चंस हो गए, कोई बाकी तो नहीं है? यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। ओके। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर फर्स्ट पेज जो रिजल्ट में फॉर्मेट दिया है वो लगाना है, फिर उसके बाद सीरियल वाइज अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। पहले फॉर्मेट लगाएँगे उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएँ। सर एक क्वेश्चन आया है कि क्या किसी भी फॉर्म को स्टैम्प पेपर पे बनवाना है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। वो जैसे एफिडेविट है डॉक्टर नितिन का क्वेश्चन था, एफिडेविट है वो कुछ स्टैम्प पेपर कुछ नहीं होता। कोई स्टैम्प पेपर अगर वो उसमें अलग अगर पीएससी कहता है, जैसे मान लीजिए हम जिन फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, अगर पीएससी कहता है स्टैम्प पेपर बनाना तब वैसे ऐसा होता नहीं किसी स्टैम्प पेपर कोई वो नहीं बनवाया जाता है। सर डॉक्टर प्रंजुल का एक रिक्वेस्ट है कि आई ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग एनओसी, कैन आई आस्क बाय ऑडियो? हाँ जी, आप अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर प्रंजुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो एमओसी लिखा हुआ है रिगार्डिंग द गवर्नमेंट जॉब, तो सर जब फॉर्म फिल हुआ था उस टाइम पर मैं जीआरशिप नहीं कर रही थी, बट अभी लाइक आई जॉइन द जीआरशिप इन सितंबर। तो उस टाइम पर तो मैंने उसमें कुछ भी नहीं लगाया था, लाइक जो उसमें एक फॉर्मेट था अगर आप ऑलरेडी जॉइन है कहीं पर तो जीआरशिप 1 साल की तो होगी। अ, 1 साल की होगी मतलब? मतलब जीआरशिप का कितना टेन्योर है? सर मेरा टेन्योर 1 ईयर का है, बट मैंने अभी सितंबर में जॉइन किया है, फॉर्म अप्रैल में हुआ था। उसकी एनओसी कोई नहीं मांगता। कि मुझे नहीं दिया है, नोटियाँ देना है उसमें। जी, आप डिस्क्लोज नहीं मत करिए क्योंकि ना आपको कुछ नहीं, एक्सपीरियंस डिस्क्लोज़ करो, बिल्कुल करो कि आप जीआरशिप कर रहे हो। ठीक है, पर 1 साल का तो ऐसा ऑर्गनाइज़ेशन को बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हो जाएगा? वो दोबारा टीम में 2 निकाल। ओके, तो सर जीआरशिप्स की एनओसी नहीं लगती है मतलब ऐसा मैं बोलूँ? नहीं, नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पर्सनली भी जब मैं कर रहा था तो मैं ईएसआई के अंदर जीआरशिप कर रहा था, ठीक है? और तो मेरे गॉट 3 ईयर की मुझे ऑफ़र थी, तो ऐसा कुछ नहीं है पर हाँ, पर ऐसी कुछ कोई एनओसी की ज़रूरत वहाँ तो नहीं पड़ी थी। ओके, बट सर जो जीआरशिप का जॉइनिंग लेटर है वो मैं ज़रूर दूँगा। तो बिल्कुल दो, वो तो आपके लिए एडिटेड है, आप टैलेंटेड हो तभी तो आपको जीआरशिप मिली। ओके, थैंक यू सर। सर यहाँ पे लेकिन इनको जिस डेट तक का एक एक्सपीरियंस लेटर नहीं बनवाना होगा क्योंकि यूजुअली जब मैंने जेआरशिप करी थी तो उस टाइम पे ये एक्सपीरियंस लेटर हमें दिया था और एनओसी भी ये हमने अप्लाई करके ली थी। एक्सपीरियंस लेटर इन्होंने मैंने कोई माँगा थोड़ी ना है, ठीक है? आप अपने आप बोल सकते हो कि मैं हाँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, ठीक है? सर ये भी रहता है ना कि आप मान लीजिए कि जेआरशिप ज्वाइन करके आप 15 दिन बाद ही रिज़ाइन करके आ जाइए, तो उस केस में वो लोग स्टूडेंट्स काफ़ी लोग करते हैं ये टैग लेने के लिए कि हमने उस इंस्टीट्यूट का टैग ले लिया और यूजुअली एम्स के अंदर में जो सेलेक्ट होते हैं वो 10-15 दिन काम करके फिर उनकी पीजी आ जाती है तो एम्स का टैग मिल जाता है। तो इन दैट बिना केस बिना बिना एक्सपीरियंस लेटर के जीआरशिप कैसे किसी को क्या होता है? मुँह से बात थोड़ी ना होती है कि भाई आपने यहाँ काम करा तो एक्सपीरियंस लेटर में सर एक्सपीरियंस लेटर में वो रहता है ना कि आपने 3 महीने यहाँ पे काम करा है, हमारे पास 2 महीने करा है, ऐसा कुछ करके। हाँ, तो लिख के देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज आप जैसे मान लीजिए टिल डेट तक उसमें रहेगा एक्सपीरियंस। टिल डेट का मिल जाता है कि दैट सो एंड सो इज़ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री फ्रॉम दिस टू टिल डेट एंड उसमें लिख देते हैं दिस सर्टिफिकेट इज़ प्रोड्यूस्ड फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन पर्पस जैसे डब्ल्यू लिखते हैं। वो वहाँ पे पूरा मेंशन कर देंगे। तो सर ये जो एक्सपीरियंस लेटर है ये डीन ऑफिस से बनेगा या एचओडी बन के दे देंगे? एचओडी का कुछ नहीं होता, डीन बनता है जो इंस्टीट्यूट का हेड होता है, उसका एक्सपीरियंस लेटर मान्य होता है, एचओडी से कुछ नहीं होता। एचओडी बस आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे एचओडी के नाम पे जो भी कवर कर करेक्ट, फॉरवर्डिंग हो जाएगी। डीन के ऑफिस से बनेगा फिर वो प्रॉपर सब पे जो बनता है। अगर आप डेंटल कॉलेज में होंगे तो डीन बनाएगा, अगर आप अगर हॉस्पिटल में होंगे जहाँ पे डेंटल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज नहीं तो आपको एमएस बना के देगा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हाँ। ठीक है? यहाँ पे कई जगह सिविल सर्जन भी कहते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है उसमें हूँ मैं। गवर्नमेंट में डीन होता है ना तो हाँ, फिर डीन है। हाँ, फिर वहाँ पर डीन होते हैं। हाँ। थैंक यू सर। अगर मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज अटैच नहीं होते तो फिर एमएस होते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। सर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे पास, हम कवर कर लें कि पीडन सर आई हैव से क्वेश्चन आए सेम नीट एमडीएस का। डॉक्टर प्रांजल आपको कोई क्वेश्चन और तो नहीं है ना, वे सो दैट वी कैन मूव अहेड फॉरवर्ड? सर थैंक यू सर। ओके, ओके। आई हैव डिड सम सर्टिफिकेशन कोर्स इन पब्लिक हेल्थ फ्रॉम कोर्सेरा, उसके सर्टिफिकेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल लगाओ। पब्लिक हेल्थ का बहुत मज़ेदार है क्योंकि जब आप डेंटल ऑफिसर मेडिकल की जॉब करते हो
तो पब्लिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ हमको लगता है कि अब एक डेंटल ऑफिसर हमारे पब्लिक हेल्थ के भी काम करेगा। जैसे मान लीजिए आप वहाँ डेंटल ऑफिसर बने, तो आप खाली दांतों का इलाज नहीं करोगे, आपको पोलियो भी देखना पड़ेगा, फाइलेरिया भी देखना पड़ेगा, रूटीन इम्यूनाइजेशन भी देखना पड़ेगा। तो ये बार बार बोल रहा हूँ कि बेसिक बेसिक ये भी पढ़ लेना है इंटरव्यू के लिए, बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। मैं सभी लोगों को ना थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, अभी इनके हम डाउट्स भी ले लेंगे अभी, कि हम यूजुअली पिछले 2 साल से मॉक इंटरव्यूज़ करा रहे हैं और वी हैव बीन लाइक ट्रेनिंग ऑलमोस्ट लाइक हंड्रेड्स ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स, डेंटल ऑफिसर्स हमने क्रिएट करे हैं। तो हम यहाँ पे मॉक इंटरव्यू सीरीज़ भी मल्टीपल एग्ज़ाम्स लेते हैं। हम जीआरशिप के लिए भी मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं, हम पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम के लिए कराते हैं, आपकी ईसीएचएस के लिए हो गया, या फिर अदर अदर एग्ज़ामिनेशंस में जहाँ-जहाँ पे इंटरव्यूज़ भी होते हैं, तो वहाँ-वहाँ पे हमने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए हैं। तो उसी में ही इसी दौरान में पिछले 2 साल की जर्नी में वी हैव लाइक गॉट सो मेनी क्वेश्चंस थ्रू पीपल जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं कि कौन से क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं। On the basis of that, we have created a list of topics which are very important for your like dental part और medical part के सारे important topics हमने list बनाई है। But those questions, those topics we are only like वो हमें जो provide जो बनाए हैं वो सारे के सारे हमने एक अपने PDF फॉर्मेट में रेडी करे। अपार्ट फ्रॉम दिस वी टेक मॉक इंटरव्यूज़। इन मॉक इंटरव्यूज़ में क्या रहता है कि हर स्टूडेंट से जो आपके डैफ में आप डिटेल्स डालेंगे, be it like your birthplace, your mother father birthplace, their occupation, your hobbies, your places of interest, your college name, your college की location, everything we used to ask in that Google form, and up from those details जो आप हमें fill करके देते हैं, हम उसी के बेसिस पे आपके लिए एक पूरे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं जो कि आपके व्यक्तिगत ज़िंदगी के ऊपर में पूछे जा सकते हैं, आपकी हॉबी से पूछे जा सकते हैं, या फिर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि आपके एथिक्स को लेकर के, मोरालिटी को लेकर के पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो डेंटल के क्वेश्चंस हैं, मेडिकल के क्वेश्चंस एंड एमपी जीके के क्वेश्चंस, क्योंकि आपके सिलेबस में जीके है। अगर जीके नहीं भी है तो भी जीके आपके स्टेट का जो भी करेंटली करंट अफेयर्स में चल रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो आपके जैसे जो हेल्थ पॉलिसीज, एग्जैक्टली हेल्थ पॉलिसीज चल रही होती है, जैसे सब पूरे पता है कि वो आयुष्मान योजना चल रही है। तो आयुष्मान योजना कब आई, एमपी के अंदर कब लागू हुई, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स ने, तो कौन कौन स्टेट्स है, तो ये बेसिक आपको जो भी आपकी हेल्थ स्कीम चल रही होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को मिलती है, ये काफी लोगों से पूछ लिया गया है कि प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान क्या होता है, पीएमएमएस से क्या होता है। जो आप कहोगे मैं तो डेंटिस्ट हूँ, मुझे नहीं पता, मतलब बेसिक हेल्थ जननी सुरक्षा योजना पूछ ली किसी से, ठीक है, तो बेसिक बेसिक आपको ये हेल्थ की रिलेटेड आपको स्कीम्स पता होनी चाहिए, जो ठीक आपके है। स्टेट के अंदर में बहुत फेमस है या वहाँ पे चलाई जा रही है, या फिर कोई पर्टिकुलर स्कीम जो आपके ही डिस्ट्रिक्ट में बहुत इंपॉर्टेंटली कंडक्ट कराई गई, कोई ड्राइव कंडक्ट हुआ, तो सारी चीज़ें जो रहती है वो सारे क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करते हैं, हमारी टीम प्रिपेयर करती हैं। एंड वहाँ पर हमारा एक पैनल होता है, पैनल में सर भी होते हैं और भी मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। हम ये फिर आपके सेट ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछ के आपके इंटरव्यू को कनेक्ट कराते हैं, जिसमें आपको पूरा बताया जाता है कि हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, what all things you should be introducing, what all should not be saying at that point of time। क्योंकि कितना बोलना है, क्या बोलना है और कितना नहीं बोलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। कई बार हम फ्लो में बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, फिर वो हमारे लिए ही नेगेटिव में चली जाती है। और इसके अलावा जैसे कि आपको कौन-कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम प्रिपेयर कराते हैं। तो अगर आप लोग में से जो भी जिनको भी इस चीज़ की रिक्वायर्ड है या फिर जो सोच रहे हैं कि अपनी प्रिपरेशन को हम और मज़बूत करके चलें ताकि आखिरी स्टेप बचाए। इसके बाद सर मुझे नहीं लगता कि अगले 5-7 साल तक एमपी में कोई वैकेंसी आने वाली है, एंड ये लाइक लास्ट चांस है जो अभी जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम निकाला है। तो देयर शुड नॉट बी लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड कि इस वजह से मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। और ऑलरेडी टूथपैटो में ऑलमोस्ट हमारे ग्रुप पे सर 90 प्लस स्टूडेंट्स होने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं। एंड आई वुड लाइक टू से कि इतनी सिलेक्शंस 385 पोस्ट के अंदर में आना सिंगल आपके एक सिंगल कोचिंग से इज़ अ वेरी गुड नंबर, जस्ट बिकॉज वी हैड लाइक कि 45 क्वेश्चन डायरेक्टली डेंटल के हमारे लाइव टेस्ट से आए हैं। 45 क्वेश्चंस और 25 क्वेश्चंस हमारे जीके के हैं, तो दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। तो ये इसीलिए हो पाया क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस हमारी टीम का है, ये एक्सपीरियंस हमारे साथ में जितने भी हमने पेपर्स देखे हैं, हमने वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी क्वेश्चंस, तो उसकी बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से आने की प्रेडिक्टेबिलिटी हाई है। इवन तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, टफ हो रहा है, बट स्टिल वी नो कि यही आपको करना है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर हेयर, वाई यू गाइज आर हेयर। अदरवाइज
ये चीज़ नहीं हो पाती। तो मैं इसी में एक चीज़ आपको सभी के लिए शेयर करना चाहूँगा स्क्रीन पे। ये हमारा एक मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, आप इसको ज़रूर जॉइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू के थ्योरी मॉड्यूल्स रहते हैं, जिसमें हम आपके डैफ को प्रिपेयर कराते हैं कि डैफ में आपको क्या चीज़ें डालनी है, बायोडाटा की रिफाइनमेंट कराते हैं। हेल्थ और स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड क्या आपके वहाँ पे हेल्थ पॉलिसी चल रही है, स्कीम्स चल रही है, वो सारी चीज़ आपको कराई जाती है। आपके स्टेट स्पेसिफिक क्या है, क्योंकि देखिए जीके जो है आपका सिर्फ डेंटल जीके सिर्फ आपका जीके के स्टेट का नहीं आएगा, यहाँ पर आपका नेशनल और इंटरनेशनल भी चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कौन सी नई स्कीम करी है या फिर कोई नया सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रली स्टार्टेड कोई स्कीम होगी, तो वो चीज़ें करी जाएगी। 1 टू 1 लाइव सेशन रहता है, पूरी तरह से आप होते हैं और हमारा पैनल होता है। और ये जो भी पूरी आपका जो सेशन रहेगा 1 टू 1 के अंदर में आपका कम से कम 1.5 घंटे तक चलता है। 1 टू 2 आवर्स के बीच की टाइमिंग रहती है। तो आप मान के चलिए 1 से लेके 2 घंटे तक आपका मॉक इंटरव्यू रहेगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें हम कवर करते हैं फ्रॉम लाइक स्टार्टिंग बेसिक टू एडवांस, कि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा वहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर मैं आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए चीज़ें बताई जाती है, बॉडी लैंग्वेज कैसे आपको मेंटेन करना, आई कॉन्टैक्ट रखना है, कितना ही देर तक रखना है, किसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे आप रिप्लाई करेंगे सर, मैम, व्हाटएवर एवरीथिंग वी वुड बी टेलिंग यू कि हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज़ यू हैव टू लुक कॉन्फिडेंट ऑल्सो। अगर आप वहाँ पर में पैर हिला रहे हैं, शेक कर रहे हैं या फिर आप क्या हाथ काँप रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा हाथ का हैंड मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ आपको बता दी जाती है यहाँ पर। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका रहेगा, वो सारी चीज़ के लिए हम गाइडेंस आपको देंगे। करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है आपके, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर में इंटरव्यू के दौरान ही बताई जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ग्रुप में भी शेयर करते हैं, जो एक एनरोल्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप रहता है। जो भी आपका सेशन रहेगा रिकॉर्डेड उसकी पूरी दी जाती है, रिकॉर्डेड सेशन रहते हैं ताकि आप उनको बाद में देख सकते हैं फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन। ठीक है, और ये इसके लिए एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होता है, जिसमें हम लोग ये चीज़ कराते हैं। अब दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इतने ज़्यादा सिलेक्शंस आए हैं यहाँ पर में, और हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बिफोर दिस लॉन्चिंग दिस कोर्स हमारे पे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस सेशन के अंदर में, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन, जिन्होंने हमें पर्सनली कॉल करके पहले ही उन्होंने अपनी सीट बुक कर ली है। क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे यहाँ पर में हमारे पास में कैपेसिटी नहीं है कि हम 100 लोगों का मॉक इंटरव्यूज़ करा सकते हैं। वी कैन टेक मॉक इंटरव्यूज़ ऑफ अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि आप समझ रहे हैं अगर 2 घंटे या 1.5 घंटे हम इंटरव्यू कराए तो वी कैन टेक 1 इंटरव्यू ओनली फॉर अ सिंगल डे, क्योंकि ऑल द पीपल जो हमारे साथ टीम में काम कर रहे हैं सब लोग जॉब में हैं, एवरीवन इज़ वर्किंग, दे आर लाइक हैविंग देयर ओन वर्क लोड। ठीक है? तो बहुत लिमिटेड सीट्स रहेंगी, बहुत ही कम लोगों को हम ट्रेन करेंगे, एंड बट ये विल मेक श्योर कि वो शॉर्ट है कि इफ़ दे आर गोइंग फॉर इंटरव्यू दे वुड बी डूइंग द बेस्ट। तो ये मॉक इंटरव्यूज़ आप बिल्कुल कंसिडर करिएगा, एंड इसमें एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। 25 स्टूडेंट जो फर्स्ट ज्वाइन करते हैं उनको 2000 का चार्ज पड़ेगा। आफ्टर दिस इट वुड बी 2500 का चार्ज रहेगा। तो आप सभी लोग एप्लीकेशन पे टूथ पैटर आपको डाउनलोड करके वहाँ पर मैं आप जब डाउनलोड करेंगे वहाँ पे डेंटल एमओ कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो आपको ऊपर लाइव का फोल्डर मिलेगा। लाइव के बटन पे क्लिक करिएगा, वहाँ पर आपको ये जॉइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड्रॉयड ऐप, iOS सर दोनों पे हम अवेलेबल है। ये मैं कुछ सर हमारे जो पुराने सिलेक्शन है राजस्थान में जो हुए थे लास्ट ईयर ही, ये उन्हीं सारे स्टूडेंट्स की आप फ़ोटोज़ देख पाएँगे। करीब 35 सिलेक्शंस हमारे राजस्थान में भी आए थे इसी तरह से। और ओआईसीएल का भी हमने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था लास्ट ईयर। ओआईसीएल में भी हमारे 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। यहाँ पे 18 सीट्स थी। यूपी के अंदर में डॉक्टर प्राची सिंह परियार जो हमारे सेलेक्ट हुए। इनका इंटरव्यू हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इनकी यूट्यूब पे भी डला हुआ है। इसका हम लिंक शेयर कर देंगे, आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस कहाँ से कैसे पूछा जाता है, आपकी हॉबीज़ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके पर्सनैलिटी पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चैनल को आप जानते ही हैं। और बाकी सर हम वापस अपने सेशन पे ही आ जाते हैं, जो डाउट्स है उनको हम पवेगा विजन एंड अपडेट उनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। सर हाउ मेनी मॉक इंटरव्यूज़ विल बी देयर? See, Dr. Priyanka, it's not about how many, it's all depends he whether one interview when we are taking a one interview of 1.5 or 2 hours ना, by the end of the interview you would be so clear कि मेरी गलती क्या है, मेरी लैकिंग्स क्या है, where I am going wrong, why I am going wrong and how I need to correct it. If we feel like there is a requirement of second session or third session, we will be doing it. देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए। वी इट रियली डजंट मैटर कि हमें यहाँ पे जितने सिलेक्शंस के लिए कितने इंटरव्यूज़ कराने पड़ रहे हैं। बट आई कैन जस्ट टेल यू दिस कि
लिमिटेड ही स्लॉट्स है, जेन्युइनली बहुत लिमिटेड स्लॉट्स है। इट्स नॉट लाइक कि हम आपको सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, नहीं करा सकते इतने सारे लोगों का इंटरव्यू जितने लोग सिलेक्शंस में आए हैं यहाँ पे। आप समझ रहे हैं 100 लोगों का इंटरव्यूज़ नहीं कंडक्ट कराए जा सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें वन साइज़ फिट फॉर ऑल नहीं है। इट्स लाइक कस्टमाइज्ड एंड वेरी क्यूरेटेड थिंग। तो सेट ऑफ क्वेश्चंस पैनल बनाती है, उसमें टाइम जाता है सारा। सर जिन्होंने पहले सब्सक्रिप्शन लिया था वो ऑटोमेटिकली इंटरव्यू बैच में है या फिर उनके लिए भी अलग से लेना होगा? डॉक्टर साहब जो आपने जो जॉइन किया था, कोर्स लिया था, अभिमन्यु बैच, एकलव्य बैच, वो आपने टेस्ट सीरीज़ कोर्स लिया था। अगर आप वहाँ पे अभी भी जाके देखेंगे, वहाँ पे कहीं भी हमें इंटरव्यू के लिए नहीं बोला है कि इंटरव्यू होगा नहीं होगा, क्योंकि आप समझिए कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो या ना, वो मुझे नहीं पता, बट आप मुझे इंटरव्यू के चार्ज पहले ही दे दीजिए। तो शायद मैं आपको ये कोर्स जो है वो जो भी हमने प्राइस पे आपको रखा वो शायद प्राइस पॉइंट बढ़ जाता। एंड किसी से अननेसेसरी चार्ज करना उस चीज़ के लिए जिसका वो कंफर्म ही नहीं कि वो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो हम नहीं करते हैं। आपका जो चार्ज था वो आपका टिल टेस्ट सीरीज़ था, टेस्ट सीरीज़ आपका कराया गया, टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से हुआ, आपने टेस्ट सीरीज़ का एक उसका फ़ायदा लिया और आपका सिलेक्शन हुआ। अब आगे इंटरव्यू में कौन बच्चे जाएँगे, सिर्फ़ उनसे ही हम पे लेंगे, ना कि हम सभी स्टूडेंट से उसका चार्ज करवाएँगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर तेजर का, रोज़गार पंजीयन अभी करवा सकते हैं ना? बिल्कुल करा सकते हैं, पर रोज़गार पंजीयन बिल्कुल हम करा सकते हैं। मैं इसमें ये भी मैं क्लियर कर दूँगा कि कब कब तक, क्योंकि मेरे ख़्याल से तो सब लोगों ने करा ही लिया था रोज़गार पंजीयन। जब फॉर्म भरा था उससे पहले हम ये जब हमने एमपीपीएससी की ये जो आपकी जो एडवर्टाइज़मेंट आया था उसमें हमने बहुत क्लियरली बोला था कि रोज़गार पंजीयन करा लें, जो कि एमपी की लेटेस्ट है। मुझे आज भी याद है एडवर्टाइज़मेंट में डाला था। नहीं सर, मतलब मैंने तो नहीं कराया था, इसके रिगार्डिंग एक बार बता दीजिए। तो आप करा लीजिए, प्लीज़ करा लीजिए। रोज़गार पंजीयन आराम से है ये सर आई एम वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। इसमें टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि जिसमें कोई ज़्यादा टाइम ना ऑनलाइन वाला ही काम है, इसमें कोई ऐसा टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। सर एक्चुअली फॉर्म में लिखा हुआ था कि मतलब आप सिलेक्शन के बाद भी रोजगार पंजीयन करा सकते हैं। पहले नहीं कराई कॉपी चलेगी। हाँ, सर डॉक्टर विदुषी का मैसेज है कि सर अगर डोमिसाइल 2017 का है तो अभी वो चल जाएगा या फिर कोई एफिडेविट देना पड़ेगा? नहीं, 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 इतना पुराना डोमिसाइल देखो, आइडियली हमेशा याद रखो 3 साल के तक वो चीज़ें चलती हैं, डोमिसाइल अपडेट करा लो। जो पुराना है ठीक है, वो आप अभी दे दो, अगर टाइम लगेगा बनने पर उसको अपडेट करा लो, ताकि कल को कोई क्वेश्चन उठाए तो आप अपना अपडेटेड वन दे सकते हो। सर मैं एक थोड़ी-सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि अभी बोलते-बोलते ही ऑलरेडी 15 स्टूडेंट्स ने जॉइन कर लिया, तो वी आर लास्ट लेफ्ट विद 10 स्टूडेंट जिनको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल पाएगा। और इस पे कोई कूपन कोड्स वगैरह नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एफर्ट वाला काम हो रहता है इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराना हमारे लिए। और प्लीज़ यहाँ पे आप किसी प्रकार का और डिस्काउंट्स का एक्सपेक्ट मत करिएगा। इनफैक्ट आफ्टर 25 जैसे ही पूरा हो जाएगा इट विल इंक्रीज़ टू 2500, ठीक है? आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके टूथपैटो की ऐप को फिर आप जॉइन कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सर कैन यू प्लीज़ लिस्ट जीके टॉपिक्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू? मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीके में देखो, जो नेशनल इम्पोर्टेंस उस टाइम कोई चीज़ चल रही होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? आपके स्टेट रिलेवेंस से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं और आपको डिस्ट्रिक्ट रिलेवेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ज़रूर हमेशा करके जाएँ, ठीक है? जो भी हेल्थ स्कीम्स जो चल रही होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्कीम चल रही थी, हेल्थ स्कीम मतलब सबसे बड़ी इस टाइम चल रही है आपके प्रधानमंत्री वाली जो योजना चलती है, जो कि मैटरनल बेनिफिट्स देती है, प्रेगनेंसी बेनिफिट्स देती है, जो कि मैंने अभी डिस्कस भी करी। ठीक है, जो ऐसी कोई योजना जो एनएसएम एनएसएम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर फॉर्म ब्लू पेन से भरना है या ब्लैक पेन से? हमेशा लिखा होता है कि यू हैव टू फिल द फॉर्म विद ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन, ठीक है? तो ये बात याद रखिए, ब्लू से भरे ब्लैक से भरे, पर कोशिश करिए ब्लू से भरिए। ये ओएमआर वाला नहीं है ना, तो उसमें कोई दिक्कत, ब्लैक और ब्लू से भरिए, दोनों दोनों मान्य होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अगर कोई इशू आ रहा है पेमेंट करने में कि ताकि सारे स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कोर्स को ही, तो आप सब लोग आराम से कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ये देखिए आपका वेबिनार, और आप मैं आपको कोई डाउट है आप प्लीज़ अनम्यूट करके ही पूछ सकते हैं, कोई तो विनोद प्लीज़ करा लीजिए, 2018 का तो आप अपडेट करा लीजिए, ठीक है? आप अभी अभी आपको टाइम लगेगा तो तब तक के लिए आप वही जमा करा लीजिए, पर अगर कल को वो क्वेश्चन करें तो आप अपडेट करा लीजिए। आइडियली 3 साल की हर चीज़ की समय सीमा होती है, ठीक है? ये 2 सर्टिफिकेट
इसको तो ऐसे मान सकते हैं, करा लीजिए। सर अगर आप पॉइंट नंबर 22 फिर से एक्सप्लेन कर देंगे क्या ओबीसी वालों के लिए पॉइंट नंबर 22? डॉक्टर साहब उस पे देखिए बेसिकली कोर्ट का मध्य प्रदेश में कोई आदेश आया था कि भई वो क्रीमी और नॉन क्रीमी को लेके। तो उसी के रिलेवेंस में दे रखा है कि अभी हमने मतलब पॉइंट नंबर 22। हाँ, तो एक एफिडेविट है ये ओबीसी के लिए है कि भई उसमें अगर बाई चांस कोर्ट का आदेश कुछ और आता है, तो भई ऐसा ना हो कि अब जाके वो लड़ें, तो वो पहले से एक सेफ्टी के लिए करा लेते हैं। तो वो इसी के रिलेवेंस में है वो। ठीक है, बाकी इसको हम और ज़्यादा इसको एक बार देख लेते हैं कि कोर्ट का क्या ऑर्डर है क्योंकि एमपी के हमें नहीं पता कि ओबीसी को लेके क्या है, वो हम आपको उसको क्लियर कर देंगे। वो आप उस ग्रुप में हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है? उसके लिए मत परेशान होइए। ओके सर, वो एक्चुअली वही पता करना था कि ये फॉर्म कहाँ से अवेलेबल होगा मतलब ये सारे जितने भी देखिए एमपी पीएससी जो भी मानता है सब उनके सब फॉर्म्स ये पे होते हैं, सारे फॉर्म्स होते हैं। और ये खाली आपकी जॉब के लिए नहीं, अगर कोई ये आपका पीसीएस का एग्जाम भी दे रहा होगा, उसके लिए भी ये वो लागू होता है। अ, सर सभी के लिए हम एक बता देते हैं कि जो जिनसे फॉर्म्स अगर जो डाउनलोड होने हैं वहाँ से एमपीपीएससी की वेबसाइट से, या फिर जो फॉर्म्स हमें कहीं और से अगर हमें मिलते हैं, ये कोई एफिडेविट का फॉर्मेट होता है, आप सभी लोग हमें शेयर कर सकते हैं, हम उसको ग्रुप पे शेयर कर देंगे एंड सभी लोगों को बेनिफिट हो, क्योंकि ईजी सभी के लिए बन जाएगा। आप ये मान के चलिए 428-27 ही लोगों ने क्वालिफाई करा है 385 सीट्स में। तो बहुत सारे लोग सेलेक्ट होंगे ही होंगे यहाँ पे। तो प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प करिए, ऐसे मत करिएगा कि नहीं हम किसी को नहीं बताएँगे। देखिए, आप सब दूसरे एक दूसरे की हेल्प करते हैं तभी सब लोगों को बेनिफिट आता है और कहीं न कहीं सभी लोग एक साथ मिलके ग्रो कर पाते हैं। ठीक है? तो ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है, जो उनसे डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाएँगे या फिर हमारे पास से फॉर्म्स आ जाएँगे, वो सारे हम ग्रुप्स पे भी शेयर कर देंगे। आप सब लोग उस ग्रुप पे कनेक्टेड रहिएगा और जो लोग हमें बाद में इस वीडियो को देखेंगे, इसको अगर हम यूट्यूब पे डालेंगे, तो आप सभी लोगों के लिए हम बता दें कि आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके 9315989553 पे आप लोग मैसेज करके हमारे को जॉइन कर सकते हैं, सो दैट आप लोगों को कोई भी इश्यू नहीं आएगा। नंबर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो आप सब लोग मैसेज करके इस पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन कर सकते हैं, सो दैट सभी लोगों को बेनिफिट है। ऑलरेडी यहाँ पे 100 लोग होने वाले हैं ग्रुप के अंदर में। बाकी सर हम डाउट्स ले लेते हैं। लेकिन उससे आपका क्वेश्चन था ना हाँ, कि कोई रिजेक्ट तो नहीं हो रिजेक्ट ऐसे नहीं कोई रिजेक्ट करता है, वो आपसे पहले पूछते हैं कि भाई ये आपका कुछ गड़बड़ है, तो आप इसको प्रोड्यूस करने में 15-20 दिन देते हैं, ऐसे कोई रिजेक्ट नहीं करता है। इतनी इस चीज़ के लिए आपका इतनी मेहनत आपने करी है और आपने एग्ज़ाम निकाले तो रिजेक्ट कोई नहीं करता। तो उसके लिए मत परेशान होइए, ऐसे कोई रिजेक्ट नहीं करता। हाँ, आपको हमेशा अपनी बात कहने का मौका मिलता है। 15-20 दिन, 1 महीना दिया जाता है कि आप इसके टाइम में वो डॉक्यूमेंट नहीं आप प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा कोई रिजेक्ट नहीं होता। सर अगर जैसे आपने बताया कि कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई कमी रह जाती है, तो फिर वो यूजुअली कितना टाइम देते हैं यहाँ पर में हमें, अगर डॉक्यूमेंट्स रिप्रोड्यूस या दोबारा से बनवाने का टाइम मिले? यूपी के टाइम में 3-3 महीने भी दिए थे, को 3-3 महीने भी दिए थे क्योंकि बहुत लोगों पे प्रोविज़नल थी। मैं तो आज तक प्रोविज़नल जमाया ऐसा कुछ नहीं है, पर 3-3 महीने तक देते हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो लिखवा लेते हैं कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है वो और आप इसको जब आपका इंटरव्यू भी हो जाए तो कमीशन में आके इसे जमा करा देंगे। सर डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट तो नहीं होंगे इंटरव्यू के पहले ही? नहीं। हुँ। सर ये एक डॉक्टर तेजस्वी का मैसेज है, सो ओके सर, थैंक यू। सो सर पुरानी ओबीसी एंड डोमिसाइल अभी सबमिट कर दें क्योंकि अपडेट होने में टाइम लग सकता है। बिल्कुल कर दो, तब तक कर दो। अपडेट मानो नहीं हो पाएगा तो अब 15 तारीख तक बन जाता तो वेल एंड गुड है, 15-20 तक सोचो। अगर आप बाय हैंड जा रहे हो तो 20 तक देख लो। तो 3 दिन में तो किसी को मध्य प्रदेश में कहीं भी होगा 3 दिन तो नहीं पहुँचने में लगेगी इंदौर, ठीक है? तो कोशिश करो 20 तक बन जाए तो 20 तक जो वो वाला कर देना, नहीं होता तब तक तो फिर वैसे कर दो। ठीक है? सर एक छोटा सा अपडेट मैं देना चाहूँगा सभी लोगों को कि वी आर लेफ्ट विद ओनली हार्डली 2 सीट्स, बाकी सारे स्टूडेंट्स ने स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। तो अगर कोई अभी स्टूडेंट जॉइन करने में इच्छुक है तो प्लीज़ आप जॉइन कर सकते हैं एंड बेनिफिट इसका ले सकते हैं आप, ताकि हम क्योंकि पैनल को पूरे क्वेश्चंस बनाने में भी टाइम लगता है काफ़ी। ठीक है, तो इसी के साथ सर आई थिंक कि सारे डाउट्स हमने ले लिए। एक डाउट्स का विदुषी का डाउट है सर कि सर पर उसमें मेंशन है कि 25/4/2025 के पहले का डोमिसाइल देना है।
ठीक है? पहले हम इसको क्लियर कर चुके हैं, डोमिसाइल के लिए नहीं बात कर रहे हम, तो ये जो चीज़ें हैं, जो आपकी वो सब ओबीसी से तो पहले सर्टिफिकेट और बात क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट के लिए देखिए इसमें क्या रहता है कि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ना सर डेट्स दी गई थी इन्होंने कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इस दौरान से पहले का होना चाहिए। यानी अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर बना रहे हो तो उस डेट से लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट थी। तो कहीं न कहीं ये उसी से लिंक्ड है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यानी कि उस टाइम का बना हुआ है, तो आप उसको बिल्कुल सबमिट करिए। बिल्कुल जो आपने देखिए जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, उनको तो आप बिल्कुल एज़ इट इज़ सबमिट कर दीजिए। रही बात जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो हम डाउनलोड करके वो फिर एफ़िडेविट लगा करके या जिनका कोई नेम का करेक्शन है या कोई भी ऐसा एक्स-वाई-ज़ेड है, तो आप एफ़िडेविट बनवा करके बिल्कुल रखिए अपने पास में, उस चीज़ के लिए फॉर अ सेफ्टी पर्पज़। डॉक्टर तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी कोई डाउट है तो? नहीं सर, एक्चुअली अब हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि यस सर, एक्चुअली डॉक्टर विदुषी आपकी आवाज़ कट रही है। इनका है 2019 का है। हेलो, यस सर आवाज़ आ रही है? हाँ जी, डॉक्टर साहब प्लीज़ बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि हमारे पास जो डोमिसाइल रखा है 2018 का था, वही अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम पे उसी का इन्फॉर्मेशन डाला था। और फिर जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि आप अपडेट करवा लीजिए, तो हम अपडेट तो करा लेंगे बट वो इरेज़र दिया है उसमें लिखा है कि 25 अप्रैल के पहले वाला ही देना है, तो फिर तो डेट वही दे दीजिए, वही दे दीजिए आप। वही दे दीजिए, हाँ, वही दे दीजिए, पर हाँ, हमेशा सिंगली डाल दीजिए। ये वही दे अभी वही लगाइए और अपडेटेशन के लिए डाल ठीक है? ठीक, ओके। और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। सर आई थिंक कि काफ़ी सारे डाउट्स हमने कवर कर लिए हैं। किसी का भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप ठीक है? पूछ तो बस लीजिए। इनकी हेल्प के लिए जो फॉर्म्स हमें मिले, ठीक है? वो कल ग्रुप पे हम अपडेट कर दें, ठीक है? सर मेरे पास ऑलरेडी आई गेस कुछ स्टूडेंट्स ने शेयर कर दिए हैं, तो आई आई थिंक कि मैं एक बारी उनको वेरीफ़ाई करके हम लोग उसको ग्रुप पे ही सभी के लिए शेयर कर देंगे ताकि सभी लोग रहेगा क्या-क्या चीज़ें। बाकी आप सभी लोग प्लीज़ अगर जॉइन कर रहे हैं अपने आप पेमेंट कर लीजिएगा। आपको बारी-बारी से कॉल्स आ जाएँगी और अकॉर्डिंगली विद डिस्कशन और आपको एक गूगल फॉर्म फिल करने के बाद में हम एक टाइम स्लॉट फिक्स कर देंगे। उस टाइम पे फिर आपको एक मॉक इंटरव्यू हम शेड्यूल कर देंगे। तो इसी के साथ और जो डॉक्टर प्राची का भी मॉक इंटरव्यू हमने जो कंडक्ट कराया था सर बिफोर सिलेक्शन, तो वो भी हम लिंक उसका शेयर कर देंगे ग्रुप पे ताकि सभी लोग देख पाएँगे कि किस तरह से मॉक इंटरव्यू के सवाल आते हैं। एक बारी को एक थोड़ा-सा आपको आइडिया लग पाएगा। एंड आई गेस सर वी हैव रिसीव्ड 25 स्टूडेंट्स जिन्होंने जॉइन करना था, तो हो गया है उनका। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और इसके बाद भी हम काफ़ी सारी चीज़ें और भी स्टार्ट करेंगे और भी चीज़ें आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसका ज़रूर बेनिफिट लीजिएगा एंड ग्रुप पर में हम उनको शेयर करते रहेंगे धीरे-धीरे करके। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी को। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छे से बस बिल्कुल जो लास्ट स्टेप है उसके लिए बिल्कुल मेहनत करो। बाकी सर एक सर एक लास्ट हम शॉर्ट एक ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ कोशिश करिए जीके थोड़ा-थोड़ा करंट अफेयर्स देखते रहिए। न्यूज़पेपर पढ़िए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पर न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर में ऐसी किस खबरें नहीं पढ़नी, किसने किसको मारा, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट स्कीम आती है, जो मध्य प्रदेश के अंदर नॉर्मल स्कीम्स आती है, ठीक है? वो लोग जो भी जैसे मैं बोला एक आईएएस ऑफिसर रहेंगे तो उन लोग चीज़ें उनको अपडेट रखें। तो नॉर्मल न्यूज़पेपर कोई भी जो आपके यहाँ अच्छा न्यूज़पेपर चलता है, उसमें इम्पोर्टेंट रेलेवेंट न्यूज़ है, ऐसा नहीं अनसन सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? कोई स्पोर्ट्स की कोई लेटेस्ट न्यूज़ हो, कोई जो मध्य प्रदेश में कोई अवार्ड्स मिले हो रिसेंटली, ये सब चीज़ें आप इम्पोर्टेंट पढ़ा, ठीक है? अनसन चीज़ें नहीं पढ़ने और जितना पढ़ोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, मेरे को ये रिसेंटली सारी चीज़ें आती है, ठीक है? तो इतना पढ़ो, आराम से बाकी चीज़ें की टेंशन मत लो। बहुत अच्छे फ़ायदे में मैं बार-बार बोल रहा हूँ 427 लोग ही, तो बहुत अच्छे चांसेस ऑफ सिलेक्शन है। सर एक एक सर मेरे को ना बड़ी अच्छी एक ऑब्जर्वेशन मेरी अभी रिसेंटली हुई है 4-5 दिन के अंदर जब से सबके रिजल्ट आए हैं, कि जो स्टूडेंट हमारे खुद के बैच के थे, चाहे वो बीट अभिमन्यु और एकलव्य बैच के, they have scored much higher than those students who were preparing by themselves or by some other place, यानी कि they were preparing somewhere else. I what I have observed कि just because कि dental part was very strong,
they got like 40-42 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द सीरीज ना, दैट इज़ द एज पॉइंट जो उनको एक्स्ट्रा मिल गया कि कंपेयरिंग विद अदर पीपल्स हमारे स्टूडेंट्स का सर ऑलरेडी स्कोर 250 प्लस है मेजॉरिटी का, 250 270 265 ये स्कोर चल रहा है। बाकी जो स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनका शायद 200 225 या उसके रेंज में है, जिसके कारण सर फ़ायदा क्या होता है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी डेंटल में या फिर अपना रिटर्न में ज़्यादा स्कोर लेकर के आए, इंटरव्यूज़ के लिए ईजी काम होता है। था 450 में जब 50 मार्क्स में अगर आप वहाँ पे 25 स्कोर कर रहे हैं, आप ऑलरेडी अहेड हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑब्ज़र्वेशन जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला है, मेरे को बहुत अच्छा लगा देख कर के ये चीज़ शेयर करने के लिए मैं चाह रहा था। बाकी आप सब लोग बहुत मेहनत करिए एंड अच्छा कर रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। हाँ, स्ट्रेस मत लो यार, ठीक है, हो जाएगा, सबका हो जाएगा, मतलब ठीक है, मैं ये चीज़, ये तो बात बहुत वैसी हो जाएगी, पर हाँ, मेहनत करो, इतने पार आ गए तो थोड़े दिन की बात और है, ठीक है? स्ट्रेस किसी को नहीं लेना, आराम से मेहनत करो, पढ़ो, बेसिक टॉपिक्स की लिस्ट बना लो, जैसे कि मैंने बोला कि मान लो अगर आपको एलए पढ़ना है, तो एलए कॉम्प्लिकेशन ये सब चीज़ें जो बेसिक आप पूछ रहे थे, पर हाँ, बिल्कुल ऐसा कोई घुस-घुस के किताब से नहीं पूछता, बेसिक चीज़ें सारी कवर कर। सर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप स्टैंडर्ड किताब लेकर के अब पूरा मत बैठिएगा। हमने ये चीज़ बहुत बोली थी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पे जब हम करा रहे थे टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक बहुत इम्पोर्टेंट। बट अब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक थोड़ी-सी बैक फुट पे जाएगी। अब जो आपका फ्रंट में आएगा वो आपका क्लिनिकल एस्पेक्ट। वो आएगा क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। अब वो आएँगे आपके सिचुएशनल क्वेश्चंस। तो थोड़ा-सा अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिफरेंट जाएगी। तो सेम तरीका हम जो लगा कर के रिटन एग्ज़ाम निकाल के आए, सेम तरीका इंटरव्यू में नहीं चलता। ये बहुत क्लियर है। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा सर यहाँ पर मैं कि इंटरव्यूअर का पहला क्वेश्चन वो इंटरव्यूअर अपनी मर्ज़ी से पूछता है, बट इंटरव्यूअर का सेकंड क्वेश्चन वो आपके हिसाब से होता है। अगर आप चाहो तो उसको डायरेक्शन देनी पड़ती है कि अब आप मेरे से इस टॉपिक पे पूछिएगा। दैट आर्ट यू नीड टू लर्न, वो ही चीज़ हमें सिखाने का हमारा कोशिश रहता है अपने मॉक इंटरव्यूज़ के दौरान में कि आप अपने इंटरव्यू को किस दिशा की तरफ लेके जाएँगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड वी हैव बीन सक्सेसफुली डूइंग इट फॉर लास्ट 2 इयर्स। तो ज़रूर होगा कि आप सभी लोगों को बहुत बेनिफिट आएगा एंड आप लोग बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर पाएँगे। अदरवाइज़ बहुत स्टूडेंट्स होते हैं सर, दे आर वेरी गुड इन थ्योरी बट दे यूज्ड टू फंबल। जब एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे फंबलिंग हो जाती है। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए आप आराम से प्रिपेयर करिए और तैयारी करो, मेरे पे ना आप तैयारी करो, बार-बार बोलता हूँ कि शीशे के सामने बैठ के अपने आंसर बोलो, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है? मिरर के सामने बैठ जाओ, कुछ भी, कोई एक आंसर तैयार करो, उसे बोलो। एक एक ऐसे क्वेश्चन था डॉक्टर ने, तो वो बता दी सर मतलब प्लेगियरिज्म एक्सपर्ट्स का क्वेश्चन था व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर ऑब्टेन्ड। एज़ ऑफ नाउ हाईएस्ट स्कोर बता पाना मुश्किल है बट 300 प्लस 310 टू 15 के अराउंड का ही हाईएस्ट स्कोर है। हमारे पास भी एक स्टूडेंट है आई एम नॉट एबल टू स्कोर एंड रिमेंबर द हर मार्क्स एग्जैक्टली बट शी वाज स्कोरिंग अराउंड 318 और 308 मार्क्स, तो इसी के अराउंड का वो हमारे पास हाईएस्ट स्टूडेंट जो आए। लोग मेरे मार्क, हाँ, मतलब 3-4 लोगों का था मेरे पास, मैंने तो 300 से ऊपर ले लेते हैं। डॉक्टर ऋषि बुरिया पॉसिबल यानी कि इस टाइम पे ना हमारे को बहुत सारा काम आपके क्वेश्चंस बनाने पे करना है, अभी हम लिस्ट वगैरह बनाने पे अभी टाइम नहीं लगा पाएंगे। सॉरी मैं नहीं। मेरे लिए कहूँगा, देखो जितने लोग हुए हैं इसलिए उनके बहुत अच्छे चांसेस है। बात जितना उसको सोचे मत जाए, तो बहुत सारे लोग होते हैं, तब हमें बाएँ सोचते हैं कि जिसके नंबर ज़्यादा है उसको चांसेस है। यहाँ इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत जितनी सीट्स है उसके हिसाब से सिलेक्शन बहुत है, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कहीं न कहीं सर जो हमने एक कट ऑफ की प्रेडिक्शन निकाली थी, तो मैं देख पा रहा हूँ कि उसी के ही रेंज के बीच में ही बच चुका हुआ है। हमने कहा एससी/एसटी सिर्फ क्वालीफाई अगर जीके कर रहे हैं, वो क्वालीफाई हो जाएँगे, वो हुआ। ओबीसी का भी हमने एक रेंज दिया था, जनरल का भी रेंज दिया था, मोर और लेस उसी रेंज के ही बीच में ही कहीं न कहीं सारे लोग आए हैं। तो प्रोबेबली वहीं पर में ही रहेगा एंड बाकी जैसा रहेगा अगर हमें कोई लिस्ट बनाते हैं हम, तो वो ज़रूर शेयर कर देंगे। बट एज़ ऑफ नाउ अभी क्योंकि ऑलमोस्ट 35 स्टूडेंट्स सर हो गए हैं, हमें बहुत सारा अभी काम उनके लिए करना है ना? पर और सबसे पहले जो फॉर्म सबमिशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फॉर्म सबमिशन के लिए भेज, मतलब ठीक है, उस पे लग जाओ, फटाफट से अपना फॉर्म सबमिट करो। हाँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड बाकी हम और भी सेशंस लेते रहेंगे। आप सब लोग ग्रुप में जो भी आप कोई परेशानी हो तो ग्रुप में डाल देना, ठीक है? जो हम आंसर कर पाएँगे वो करें। व्हाट्सएप डीएम कर दीजिएगा, हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके जी।